कहां तक बातें हुई थी लास्ट क्लास में हमारी? चलिए पॉइंट्स लिखेंगे दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। माइनस आर इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स आर डीएक्टिवेटिंग। माइनस आर इफेक्ट showing groups are deactivating. Minus R effect showing groups are deactivating and meta directing in nature. लिखवा दिया था। Minus R effect showing groups are deactivating and meta directing in nature. Minus R effect showing groups are deactivating and meta directing in nature. अगला पॉइंट लिखेंगे माइनस आर इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स। माइनस आर इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स, रुकने का समय नहीं है भाई। माइनस आर इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन। माइनस आर इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स decreases electron density on benzene. Minus R effect showing groups decreases electron density on benzene, mainly at their ortho and para position. Mainly at their ortho and para position. Mainly at their ortho and para position. देखिए सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहें, अगर कोई माइनस आर वाला ग्रुप लगा हुआ है तो वो रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा। किसको लेकर? इलेक्ट्रोफाइल को लेकर। यहां पर अगर आप रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल के साथ करवाओगे बेंजीन का, तो मान लेते हैं रेट R1 है, फिर आपने रिंग के ऊपर कोई माइनस आर वाला ग्रुप लगा दिया है, जैसे CHO आपने अटैच कर दिया। आप सभी जानते हैं इसका कैसा इफेक्ट है, माइनस आर। अगर अभी सेम इलेक्ट्रोफाइल के साथ हम रिएक्शन करवाएं सेम कंडीशन पर, तो रेट क्या आया? R2। जब हम कंपेयर करते हैं ना, तो R1 R2 से ज्यादा आता है। R1 R2 से ज्यादा आता है। इसका मतलब क्या समझे कि इस ग्रुप के आने से बेंजीन का रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया है? कम हो गया है। तो ये ग्रुप डीएक्टिवेटिंग कहलाएगा, मतलब रिएक्शन को स्लो कर रहा है। अब इसके पीछे रीजन भी है कि इसने ऐसा क्यों किया, वो हम मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। आपको पहले बताया था, ये यहाँ पर अपने जियो से में क्वेश्चंस दिए हुए, इसलिए मैं बात बताता हूं, बाकी इस बात का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। तो ये तो नेचर हुआ इसका डीएक्टिवेटिंग, कि माइनस आर वाले ग्रुप जब भी रिंग पर लग जाएंगे, अगर इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करने के लिए आता है तो रिएक्शन को स्लो कर देते हैं। दूसरा आपने बोला है मेटा डायरेक्टिंग। आप जानते हैं माइनस आर वाले ग्रुप जब रिंग पर लगते हैं तो रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं या रिंग से इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं? आप जानते हैं इस प्रकार से रेजोनेंस आपको देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, फिर ये रेजोनेंस करेगा यहां पर पॉजिटिव, फिर ये रेजोनेंस करेगा यहां पर पॉजिटिव। तो जब भी कोई माइनस आर वाला ग्रुप लग जाता है तो रिंग पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर देता है। और मेनली दोस्तों कहां पर डेवलप करता है? अपनी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। तो टेक्निकली इनको मेटा डायरेक्टिंग नहीं कहना चाहिए। टेक्निकली अच्छी बुक्स मेटा डायरेक्टिंग नहीं लिखती हैं, हमें इनको कहना चाहिए ऑर्थो एंड पैरा ब्लॉकिंग। ऑर्थो एंड पैरा ब्लॉकिंग। अब सोचिए कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल को तो क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये माइनस आर वाला ग्रुप पहले बोल देगा, देख ऑर्थो एंड पैरा पर जाने की जरूरत, मैं पहले ही साफ कर चुका हूं, वहां से वहां तो ऑलरेडी कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, तुझे वहां पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब इसने ये थोड़ी कहा है कि तू मेटा पर चला जा, नो, बिल्कुल नहीं कहा है। उसने ये कहा है ऑर्थो एंड पैरा पर मत जाना। ये एग्जैक्टली वैसा ही है। मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि आप कई सालों से भैया कोटा में कोचिंग ले रहे हैं, हमें भी मैं मॉडिफाई करता हूं, आप पिछली साल कोटा थे, हाँ अब सही है, हाँ। तो आप पिछले साल कोटा थे, मुझे भी कोटा में कोचिंग लेना है, मुझे सजेस्ट कीजिए मैं कौन से इंस्टीट्यूट में जाऊं। ठीक है, कोई बात नहीं है, कुछ वहां से भी इधर आए, कुछ यहां से भी उधर जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बात को नहीं इमोशनल नहीं होना है, एग्जाम्पल की बात की। आपने बोला एक्स में भी नहीं जाना है और वाई में तो भूल के भी नहीं जाना है, यानी कि आपने दो ऑप्शन उसके खत्म कर दिए। आपने अभी भी नहीं बताया है कि वहां चले जाना, लेकिन आपने बोला यहां और यहां तो बिल्कुल भी
नहीं जाना। तो ये आपने डायरेक्ट नहीं किया। आप डायरेक्ट कब करते? आपसे किसी ने पूछा कि मान लीजिए मुझे ये चीज परचेज करनी है और आपने कहा कि ये वाला मॉडल इस ब्रांड का आप खरीद लीजिए, इसे डायरेक्ट करना कहते हैं। लेकिन आपने तो उसके दो ऑप्शन क्या कर दिए, खत्म। तो माइनस आर वाला ऐसा ही करता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन का ऑप्शन उसका खत्म कर देता है। तो अब पोजीशन कौन सी बची है बताइए, मेटा। तो उसको मेटा पर जाकर ही लगना पड़ेगा। अब बच्चा इसको गलत इंटरप्रेट करता है, क्योंकि हमने प्लस आर वालों में लिखा था कि ये एक्टिवेटिंग है एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्योंकि ये ऑर्थो एंड पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं। तो बच्चे को लगता है कि अच्छा माइनस आर वाले मेटा डायरेक्टिंग है, तो ये मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते होंगे। देखिए इन्होंने रिंग पर कहीं भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ाई, ओवरऑल हर जगह पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को गिराया है, लेकिन ऑर्थो एंड पैरा पर ज्यादा कम किया है रिलेटिव टू मेटा। मेटा पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम ही होती है। अभी आप जानते नहीं है इसको, मैं ज्यादा डिटेल में जा नहीं सकता हूं, क्योंकि तुमने तो आधी अधूरी बातें हवा में पड़ी हुई है। माइनस आर वाले ऑर्थो एंड पैरा को डीएक्टिवेट करते हैं, मेटा को भी डीएक्टिवेट करते हैं, लेकिन ऑर्थो एंड पैरा ज्यादा डीएक्टिवेट होती है रिलेटिव टू मेटा। आर का इफेक्ट ऑर्थो एंड पैरा पर हमेशा ही ज्यादा आएगा। अगर एक्टिवेट होगा तो ऑर्थो और पैरा ज्यादा एक्टिवेट होंगे, और डीएक्टिवेट भी होंगी तो ऑर्थो एंड पैरा ज्यादा डीएक्टिवेट होंगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो पूरी रिंग पर खत्म हुई है, लेकिन ऑर्थो एंड पैरा पर ज्यादा कम हुई है रिलेटिव टू मेटा। तो आप इसका गलत मतलब मत निकाल लेना कि मेटा डायरेक्टिंग बोला है तो मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। नो, ऑर्थो एंड पैरा पर ज्यादा घट गई है, इसका मतलब ये है। क्लियर? नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब हम अगला हमारा इफेक्ट है जिसे हम बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, इन शॉर्ट अगर अपन बात करें तो इसे हम बोल देते हैं एसआईआर, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। जल्दी से नोट करेंगे। अगर मैं आपके साथ ये डिस्कस नहीं करता हूं तो एनसीईआरटी का मेरा कोई भी क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है। बहुत बढ़िया तरीके से हम निकलेंगे, बट आपके क्वेश्चन अटकेंगे किसके, ईएलपी के एंड मॉड्यूल के। ईएलपी में तो पर्टिकुलरली डिजाइन किया गया इसी के ऊपर क्वेश्चन। फिर आप सोचेंगे कि यहां तो ईएलपी के ही क्वेश्चन नहीं बन रहे। सुलटा दिया है। ये एक्टिवेटिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, डीएक्टिवेटिंग, मेटा डायरेक्टिंग वापिस से लौटेंगे चैप्टर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और वहां पर आपको तबीयत से बताया जाएगा, वहां पर आपको क्लियरिटी आएगी। अभी तो इनडायरेक्टली आप याद कर रहे हो, सच बोलूं तो इनडायरेक्टली क्या किया है, याद किया है, क्योंकि रिएक्शन यहां पर डिस्कस नहीं कर सकता ना मैं। लिखिए एसआईआर के बारे में। If resonance is diminished, if resonance is diminished, if resonance is diminished or prevented, if resonance is diminished or prevented, prevent जो होता है prevented, because the atoms are sterically forced, because the atoms are sterically forced out of planarity, because the atoms are sterically forced out of planarity, यानी कि स्टेरिक कारण से एटम्स को प्लेन से बाहर भेजा जाएगा जबरदस्ती, because atoms are sterically forced out of planarity। आइए समझते हैं, बहुत ही शानदार बात आपको समझने को मिलेगी। जब आप एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे ना तो वहां पर एनसीईआरटी आपको समझाएगा हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। वो आपको कंडीशन देगा कि आपका मॉलिक्यूल प्लेनर होना, गहरे सब छुपे हुए इन सब चीजों के पीछे। आप जानते हैं मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन होने के लिए आपके पी ऑर्बिटल्स का क्या होना कंपलसरी है, पैरेलल। और आपको बताऊं, आपके ऑर्बिटल्स पैरेलल तभी रहेंगे जब आपके एटम्स सेम प्लेन में रहेंगे। अगर एटम्स प्लेन छोड़ देते हैं तो पी ऑर्बिटल्स आपके नॉन पैरेलल होना शुरू हो जाते हैं। आइए थोड़ा सा समझते हैं
कुछ देर के लिए आपके पेन डाउन रहेंगे, इसमें मैं बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, मेरे जितना काम का है मैं उतनी बातें करूंगा। मान लीजिए अगर अपन बात करें, हमारे सामने दिया हुआ है नाइट्रोबेंजीन, यहां पर है पॉजिटिव, यहां पर है नेगेटिव, इस प्रकार से ये नाइट्रोबेंजीन हमारे सामने है। अब आप बताइए, क्या बेंजीन और NO2 ग्रुप में कॉन्जुकेशन है? जी हाँ, आप देख सकते हैं यहां पर आपको पाई पाई कॉन्जुकेशन देखने को मिलेगा। अभी NO2 ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पर क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोजन्स, और आप जानते हैं हाइड्रोजन्स इसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते, स्टेरिक क्राउडिंग यहां पर क्रिएट नहीं कर पाते हैं, तो बहुत आसानी से ये सारे एटम एक ही प्लेन में रह सकते हैं। मतलब राइट नाउ अगर अपन बात करना चाहें तो जो NO2 का प्लेन है वही रिंग का प्लेन है। तो NO2 यहां पर दो इफेक्ट एग्जर्ट कर रहा है, एक तो ये -R इफेक्ट लगा रहा है और एक ये -I इफेक्ट लगा रहा है। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए, दो इफेक्ट यहां पर एग्जर्ट कर रहा है, -R एंड -I। रेजोनेंस के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है एंड इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू भी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। आइए हम किसी भी ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट कैसे देखते हैं, आप बताइए। NO2 क्या ये एक एल्काइल ग्रुप है? एल्काइल मतलब एल्केन से H हटने के बाद जो बचता है, क्या ये एल्काइल ग्रुप है? क्या ये एनायन है? तो -I लगाएगा। तरीका बताया था इंडक्टिव इफेक्ट देखने का। तो NO2 ग्रुप का कैसा इफेक्ट है? -I। दो इफेक्ट यहां पर लग रहे हैं। आपका I इफेक्ट कौन से बॉन्ड्स के थ्रू लगता है? सिग्मा। तो यहां पर ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर रहा है और ये पाई बॉन्ड्स के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ ही कर रहा है, दोनों से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इसका नेचर है। और इसको अगर अपन समझे तो समझाया जा सकता है ऑर्बिटल डायग्राम से। मैंने बोला था कुछ देर के लिए सभी के पेन डाउन होने चाहिए। तो यहां पर हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। बताइए रिंग में लगातार p ऑर्बिटल्स हैं कि नहीं है? पाई बॉन्ड बने हुए हैं, तो यहां पर आपको कॉन्जुकेशन दिखाई देगा। तो नाइट्रोजन ने भी अपना पाई बॉन्ड बनाया हुआ है, किससे? एक तो ऑक्सीजन से इधर बनाया हुआ है, और इस ऑक्सीजन पर भी p ऑर्बिटल है जिसमें क्या अवेलेबल है? लोन पेयर। इसके पास 3 लोन पेयर एक p में है, क्योंकि यहां पर आपको कॉन्जुकेशन देखने को मिलेगा। गौर से देखिए, पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर नेगेटिव, पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर नेगेटिव चार्ज, तो दिस नेगेटिव चार्ज इज डिलोकलाइज्ड। क्लियर? तो यहां पर ये लोन पेयर एक p ऑर्बिटल के अंदर है। इस प्रकार से आपके पाई बॉन्ड बने हुए हैं। तो राइट नाउ अगर अपन बात करें तो आपका NO2 जो है वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर पा रहा है, यानी कि जब यहां पर डीलोकलाइजेशन होगा तो रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर डीलोकलाइज होकर चले जाएंगे। इसी को ही तो आप -R कह रहे हो। मतलब NO2 एंड बेंजीन आर इन कॉन्जुगेशन बिकॉज देयर p ऑर्बिटल्स आर पैरेलल। चलिए नेक्स्ट, अब अगर अपन बात करना चाहें, अगर हमें NO2 को स्टेरिकली फोर्स करके प्लेनरिटी से बाहर भेजना पड़ जाए, मान लीजिए ये हमारे सामने NO2 ग्रुप है, ध्यान से सुनते रहेंगे भाई। क्लियर? यहां पर आपका NO2 ग्रुप कुछ इस प्रकार से है और मैंने इसकी ऑर्थो पोजीशन पर, कौन सी पोजीशन पर? ऑर्थो पोजीशन पर। आप सोचिए पहले क्या लगे हुए थे? हाइड्रोजन्स। क्लियर? तो हाइड्रोजन्स की वंडरवॉल रेडियस इतनी ज्यादा नहीं होती है कि किसी दूसरे के साथ रिपल्सन क्रिएट कर पाए, नॉर्मली नहीं कर पाते हैं। अगर मैंने यहां पर क्या लगा दिया है? मिथाइल। क्या लगा दिया है? मिथाइल। और यहां पर भी क्या लगा दिया है? मिथाइल। तो आप समझिए मिथाइल आपका एक क्या है? बल्की ग्रुप है। क्या है? बल्की ग्रुप। सर ये बल्की कौन से होते हैं, मैं कैसे पहचानूंगा? मैं ऑलरेडी बाइफिनाइल्स में बता चुका हूं, जहां दो फिनाइल रिंग्स के बीच का जो सिग्मा बॉन्ड था वहां मैंने रोटेशंस को रोका था। तो ये आपके बल्की ग्रुप है, ये वाला भी और ये वाला भी। तो अब आपके सामने लगातार 3 क्या गए हैं? बल्की ग्रुप। रिंग के ऊपर आप देख सकते हैं 1 2 3। NO2 भी अपने आप में एक बल्कि है। सो देयर विल बी स्टेरिक क्राउडिंग, देयर विल बी स्टेरिक क्राउडिंग, और स्टेरिक क्राउडिंग फिर मिनिमाइज की जाएगी किसी ना किसी तरीके से। पहले आप समझिए NO2 आपका एक ट्राइंगुलर ग्रुप है। आप बताइए नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? sp2। तो इस वाले केस को हम समझते हैं, इस वाले केस में क्या है। इस वाले केस में मान लीजिए जो प्लेटफॉर्म है ये बेंजीन है, प्लेनर है, और इसी के प्लेन में आपका NO2 ग्रुप है, ऐसे ट्राइंगुलर ग्रुप है। ये नाइट्रोजन हो गया, ये 2 ऑक्सीजन आपके सामने हो गए। इसकी ऑर्थो पोजीशन पर क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोजन। बट हाइड्रोजन ऑक्सीजन से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, यहां पर सफिशिएंट गैप है, कैविटी है, तो ये पूरा मॉलिक्यूल एक प्लेन में आसानी से रह सकता है। फिर आपने क्या किया? आपने H हटाकर यहां पर बल्कि ग्रुप टिका दिए।
मान लीजिए ये आपका NO2 ग्रुप है, ये वाली ऑर्थो पोजीशन है, यहां पर आप में से कोई दो कैंडिडेट आकर खड़े हो जाते हैं, तो फिर उसकी मुंडी और मेरे हाथ आपस में क्या करेंगे, टच करेंगे। इसे कहते हैं स्टेरिक क्राउडिंग। और आप जानते हैं जब भी स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ता है तो मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। मॉलिक्यूल एनी हाउ अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहता है, चाहे वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा हो, चाहे वो स्टेरिक रिपल्सन को कम करके स्टेबलाइज हो रहा हो, मॉलिक्यूल को चाहिए ओवरऑल स्टेबिलिटी। मान लीजिए मैं ऐसे हूं तो मैं ऐसे खड़ा रह सकता हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर दो कैंडिडेट इधर और इधर आए, थोड़ी देर तो बर्दाश्त करेंगे, लेकिन बार बार मेरे हाथ उनको टच होंगे तो वो क्या कहेंगे, सर थोड़े से घूम जाइए। क्लियर? अगर मैं थोड़ा सा घूम गया तो देखिए स्टेरिक रिपल्सन क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि अब मैं स्पेस में वहां चला गया हूं जहां पर कोई क्राउडिंग। लेकिन जैसे ही मैं घूमा, अब देखो ये जो आपका प्लेटफॉर्म है इसके प्लेन से बाहर चला गया। अगर प्लेन से बाहर चला गया इसका मतलब है अब पी ऑर्बिटल्स जो रिंग के थे और NO2 के थे वो पैरेलल। पहले आपके ये सारे एटम एक ही प्लेन में लाई कर रहे थे, तो ये पी ऑर्बिटल्स और ये पी ऑर्बिटल्स पैरेलल। जैसे ही मैंने प्लेन चेंज किया तो अब पी ऑर्बिटल्स पैरेलल नहीं रहेंगे। देखिए रियलिटी तो ये होती है कि NO2 को रिंग का प्लेन छोड़ना पड़ेगा, या तो प्लेन से बाहर की तरफ आना पड़ेगा या प्लेन के अंदर की तरफ जाना पड़ेगा। प्लेन छोड़ना ही पड़ेगा, किसके लिए, स्टेरिक रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए। लेकिन आपको समझाने के लिए इस तरीके से समझाते हैं कि NO2 यहां पर घूम जाता है। क्या करता है, घूम जाता है। अब आप सोचिए पहले NO2 आपका इस प्रकार से था, क्लियर, पूरी रिंग हॉरिजॉन्टल प्लेन में थी, या किस में था, वर्टिकल में। जैसे ये पूरी रिंग किस में दिख रही है, वर्टिकल। फिर NO2 को घूम के ऐसे आना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल पर। तो एक बार आप सोचिएगा, जब आपका NO2 किस में था, वर्टिकल प्लेन में, तो पी ऑर्बिटल्स आपके ऐसे थे, सारे के सारे पी ऐसे रहेंगे। आप जानते हैं ना परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं पी। तो अब इस नाइट्रोजन पर जो पी ऑर्बिटल है और जो रिंग के पी ऑर्बिटल्स है ये क्या है, पैरेलल। फिर आपने कहा कि सर इसको घुमा दो, वर्टिकल प्लेन से कहां भेज दो, हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब देखो ये पी ऑर्बिटल, तो रिंग वाले पी तो अभी भी ऐसा ही है, लेकिन NO2 वाला प्लेन छोड़ चुका है। अगर आपके एटम प्लेन से बाहर जाते हैं तो पी ऑर्बिटल क्या होने लगते हैं, नॉन पैरेलल। इसका मतलब अब यहां पर NO2 केवल और केवल कैसा इफेक्ट लगा पा रहा है, NO2 का -R नहीं लगेगा, केवल क्या लगेगा, -I लगेगा। लेकिन जो नॉर्मल बच्चा है उसको तो अभी भी कॉन्जुगेशन नजर आ रहा है, कैसे, डबल सिंगल डबल। लेकिन हम जानते हैं कॉन्जुगेशन के लिए पी ऑर्बिटल्स का पैरेलल होना कंपलसरी है। सर क्या आप इसको ऑर्बिटल डायग्राम से समझा सकते हो, बिल्कुल समझा देंगे, कहीं पर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ये हमारे सामने कुछ इस प्रकार से रहेगा, यहां पर है माइनस चार्ज, यहां पर है प्लस चार्ज। यहां पर आपने कौन सा ग्रुप लगाया हुआ है, मिथाइल। यहां पर आपने कौन सा ग्रुप लगाया हुआ है, मिथाइल। अगर हम बात करना चाहें रिंग के पी ऑर्बिटल्स अभी भी एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल। रिंग के पी ऑर्बिटल्स अभी भी एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल। क्या रिंग में आपने कॉन्जुगेशन को ब्रेक कर दिया है, नो। लेकिन आपके जो पी ऑर्बिटल्स नाइट्रोजन पर थे अब वो रिंग के पैरेलल नहीं रहे। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? तो यहां पर अगर अपन बात करना चाहें, ये पी अब रिंग के पी के पैरेलल नहीं है, और उसका कारण है आपने यहां पर बल की ग्रुप टिका दिए इसकी ऑर्थो पोजीशन पर। इसका मतलब अब यहां पर इन दोनों के बीच में कॉन्जुगेशन क्या हो चुका है, ब्रेक हो गया है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से या तो इस ग्रुप में और इस ग्रुप में रेजोनेंस का कम हो जाना या खत्म हो जाना ही आपका SIR कहलाता है। देखिए आपने लिखा है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, यानी कि रेजोनेंस में स्टेरिक रीजन्स की वजह से रुकावट का आना। तो यहां पर आपका NO2 ओनली कैसा इफेक्ट लगा पा रहा है, -I। अब सर आप तो मुद्दे की बात बताओ, मुझे कैसे अप्रोच करना है। तो अगर आपके NO2 की ऑर्थो पोजीशन पर बल की ग्रुप आ जाए तो आपका NO2 जैसा ग्रुप रिंग से रेजोनेंस करना बंद कर देता है। क्या सर बहुत सारे ग्रुप लिखेंगे, देखो ऐसे बहुत सारे, आपको रटने की जरूरत, आपके सामने अगर जीवन में SIR आया तो ले देकर NO2 पर आएगा, खोपड़ा खराब करने की जरूरत नहीं है। नोट करेंगे, आगे बढ़ूंगा। जब बात NCERT नहीं करेगी तो अपने आप को हम लिमिट करेंगे, और जब NCERT बात करेगी तब मैं वहां पर भाई साहब पूरी बातें करूंगा ही करूंगा। जैसे इसके बाद जो टॉपिक शुरू होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, आप NCERT को मैच भी नहीं कर पाओगे। डेफिनेशन नहीं आती हाइपर कॉन्जुगेशन की हमें, अगर उसकी 4-5 लाइनों को उठा उठा के स्टेटमेंट में फेंक देना तो सब साफ मिलेंगे, अगली बार केवल अंडरलाइन करते हुए नजर आएंगे कि देखो यहां से पैराग्राफ से लाइनें आ गई हैं, देखो देखो।
इसलिए ऑनलाइन का सबसे बढ़िया है कि पूरी एनसीईआरटी की पीडीएफ लगाओ, सबको अंडरलाइन कर दो पहले ही, ताकि आने पर दिखा सके कि देखो मैंने इसको पहले अंडरलाइन किया हुआ था। मतलब तो खुद को भी नहीं चमक रहा है, लेकिन अंडरलाइन तो करेंगे, क्योंकि बाद में बोलना भी तो है, जो पढ़ाया वही आया। मेरे नोट से बाहर गए ही नहीं। मैं चाहता हूं एक बार 2016 जैसा पेपर बने। गलती से कोई मास्टर लाइव आ गया चाहो चाहो में, फिर पेपर में, इसको बच्चे बाद में करेंगे। अगला, इसको भी बाद में देखते हैं। अगला, इसको भी बाद में देखते हैं। तुमने हर एक बंदा फिक्स कर रखा है कि आप कुछ भी बोलो, हम बताएंगे ये इस कैटेगरी में फिट हो रहा है, ये इस कैटेगरी में फिट हो रहा है। अलग ही लेवल पर चलते हैं भाई लोग आप। अब मेरे बारे में कहते कहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना सोचेंगे तो फिर जिएंगे कैसे। अब अब जिए सर पर आगे देखो, अलग चल रहा है भाई साहब माहौल। तो NO2 जैसे ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन पर अगर आप बल्कि ग्रुप्स अटैच कर देते हैं तो उसको प्लेन छोड़कर बाहर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उसका रेजोनेंस रिंग से खत्म या कम हो सकता है। आपको NO2 से ही काम चलाना, बाकी पर परेशान होने की जरूरत। मैं आपको यह बता दूंगा कि इन पर SIR नहीं लगाना है, बाकी फिर आप अपने आराम से लगाते रहना। कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिन पर अगर ऑर्थो पर आप हाथी जैसे ग्रुप भी लगा दोगे तो भी वो रिंग से रेजोनेंस करना बंद नहीं करेंगे। सुलटा दिया है। अब तो सुलटा दिया होगा। इधर वाला नहीं, आधे इधर से लिख रहे हैं, आधे इधर से लिख रहे हैं। मेरे को पता है कि आप एक बार मिटा के तो दिखाओ। इधर मिटाऊंगा तो भी कुछ चिल्लाएंगे, उधर मिटाऊंगा तो भी चिल्लाएंगे कि हमने सर बांट लिया था भाई, तू पहले ये लिख ले, मैं ये लिख लेता हूं। ये उड़ा भी देगा तो दोनों आपस में एक दूसरे के छापते रहेंगे। चलिए आइए, कुछ और ग्रुप्स हमारे पास हैं। देखिए पर्टिकुलरली मैं आपको यह बता देता हूं कौन से SIR फील नहीं करते, बाकी फिर बच गए उनके ऑर्थो पर आते आपको SIR लगा देना है। जैसे आपका CN जैसा ग्रुप, या फिर अगर अपन बात करना चाहें OH ग्रुप, एंड अगर अपन बात करना चाहें NH2, ये आपके SIR फील नहीं करते। मतलब इनकी ऑर्थो पोजीशन पर बल्कि ग्रुप आने से भी ये रेजोनेंस करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं ये तो कैसा ग्रुप है बेचारा, लीनियर, ये इससे कम जगह ले ही नहीं सकता। अब आप सोचो, CN लीनियर ग्रुप है, ऑलरेडी इस तरीके से खड़ा हुआ है सावधान पोजीशन के अंदर, अब ये कितना भी घूम ले क्या फर्क पड़ने वाला है। क्लियर? तो इसको स्टेरिक हिंड्रेंस फील ही नहीं होती, लीनियर ग्रुप है। तो अगर आपने CN की ऑर्थो पोजीशन पर बल्कि ग्रुप लगा भी दिए ना दोस्त, तो ये रिंग से रेजोनेंस करना बंद नहीं करेगा। रीजन बीइंग इट इज ए लीनियर ग्रुप। तो यहां पर अगर अपन बात करें, इस प्रकार से आपको यहां कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा है। आप बताइए यहां पर CN का कौन कौन सा इफेक्ट लग रहा है? -R भी लग रहा है एंड -I भी लग रहा है, दोनों लग रहे हैं। जैसे NO2 को घूमना पड़ गया था, प्लेन से बाहर जाना पड़ गया था, CN को घूमने की जरूरत नहीं है। शायद आप भूल रहे हैं कि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। तो लीनियर ग्रुप है, घूम भी जाएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये अभी भी रिंग के साथ रेजोनेंस करता रहेगा। सिमिलरली अगर आपने OH और NH2 लगा दिया तो भी ये करते रहेंगे। लेकिन अगर आपने H हटाकर क्या लगा दिया है, R लगा दिया है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मेरे कुछ दोस्त पूछ रहे थे मेरे से कल के लेक्चर के बाद भी कि सर वो मॉडिफाइड EN से बता दें क्या? देखिए बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा देता हूं कि क्यों NR3 का +R कम हो जाता है। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने कौन है, NH2। अगर यहां पर देखो तो इसके लोन पे बहुत आसानी से डीलोकलाइज होने लगते हैं रिंग की तरफ। इवन आप इसकी ऑर्थो पोजीशन पर बल्कि ग्रुप भी टिका दोगे ना तो भी रेजोनेंस करना बंद नहीं करेगा। लेकिन दोस्त अगर आपने नाइट्रोजन से H हटाए और क्या लगा दिए हैं, CH3, पक्का? R ग्रुप में आप बताओ सबसे छोटा ग्रुप कौन सा होता है,
CH3। तो जैसे ही आपने H हटाकर यहां पर CH3 लगाया तो यहां पर अब आपको स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को मिलने लगेगी। यहां पर आपने लगा दिया है CH3, क्लियर। यहां पर भी अगर अपन बात करें तो आपने लगा दिया है CH3। नाउ ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन रिपेल करने लगते हैं। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन होता है, जिसकी वजह से फिर से इस ग्रुप को घूमना पड़ेगा, और घूमेगा तो नाइट्रोजन का लोन पेयर रिंग के साथ इतना अच्छा रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। या तो रेजोनेंस का कम होना या रेजोनेंस का खत्म होना SIR कहलाता है, स्टेरिक रीजन की वजह से आता है। ऐसे नहीं बोलोगे कि अगर यहां मिथाइल लगा दिए तो बॉन्ड एंगल बढ़ गया, बॉन्ड एंगल बढ़ गया तो नाइट्रोजन की ईएन। भाई ऐसी बातें कर रहा ना, वो बहुत दिमाग से पैदल है, क्योंकि ये रूल आपका तब लगता है जब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, और ये कैसा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये मनगढ़ंत एक्सप्लेनेशन है जिनका कोई वजूद होता नहीं है, तो टेक्निकली इससे समझाया जाता है, लेकिन हमें ये जानने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ऑलरेडी ऑर्डर बता चुका हूं। तो ये वाले ग्रुप आपके SIR फील नहीं करते हैं। बाकी जो भी ग्रुप आप लगाओगे तो फिर बल्कि ग्रुप के लगने से SIR फील करेगा, या तो रेजोनेंस कम होगा या रेजोनेंस खत्म होगा। यानी कि इनके केस में आप लिख सकते हैं क्या, नो SIR। अगर अपन बात करना चाहें नो SIR। एक बात बताओ, अगर मान लीजिए NR2 आ जाए तो SIR फिल करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तभी तो NR2 का प्लस R क्या होता है, कम होता है। आइए एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे इसको सुलटाने के बाद। इसको हम बोलते हैं 10 एनोलिन। इसका नाम ऑलमोस्ट आप में से सभी लोगों ने सुना होगा। देखिए दोस्त, मैं अभी एनोलिन क्या होता है नहीं बताऊंगा, टाइम आने पर एरोमेटिसिटी में इसको समझाया जाएगा। अभी आप इसके नाम पर ना जाएं, आप सिंपल सा नाम जो आईपैक लिखते हैं वो लिख सकते हैं, साइक्लो करके 10 कार्बन है ना। इस मॉलिक्यूल के अंदर भी SIR देखा गया है, और मैं इसी की बात कर रहा था कि जैसे कुछ लोग बोल देते हैं हाइड्रोजन स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं देता है ड्यू टू स्मॉल इन साइज। ये तो मतलब ठीक है, मनगढ़ंत कहानी है, कहीं चलेगी कहीं नहीं चलेगी। डिपेंड ये करता है कि हाइड्रोजन कब रिपेल करते हैं और कब रिपेल नहीं करते हैं। अगर उनके बीच का गैप उनकी वंडरवाल रेडियाई के डबल से ज्यादा है तो वो रिपेल नहीं करेंगे, अगर उससे कम है तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे। जैसे यहां पर आप बताइए इस डबल बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन सिस है या ट्रांस है, सिस है कि ट्रांस है। हाइड्रोजन आपको यहां लगाना ही पड़ेगा और इसमें हाइड्रोजन यहां पर लगाना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली इसमें बताइए इसका कॉन्फ़िगरेशन सिस है या ट्रांस है, तो यहां पर आपको हाइड्रोजन लगाना ही पड़ेगा और यहां पर आपको हाइड्रोजन, और इस बार इन दोनों हाइड्रोजन्स के बीच में जो गैप है वो बहुत ही कम है और ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और जब भी एटम्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो मॉलिक्यूल को अपनी शेप बदलनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, शेप बदलनी पड़ेगी। थोड़ी देर पहले आपने देखा था NO2 को भी प्लेन से बाहर जाना पड़ा था, तो यहां पर भी रिपल्सन है। अगर रिपल्सन को मिनिमाइज करना है तो मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर होने की कोशिश करता है। और आप अब एक बात जान गए हैं कि सारे एटम एक प्लेन में हैं तो उनके p ऑर्बिटल्स पैरेलल होंगे। अगर एटम्स ने प्लेन छोड़ा तो p ऑर्बिटल्स नॉन पैरेलल होने लग जाएंगे। तो इस रिपल्सन की वजह से सबसे पहले बताइए ये मॉलिक्यूल आपका कैसा बन जाता है, नॉन प्लेनर, क्योंकि इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या चलता है, SIR। क्या चलता है, SIR। एक दूसरे को रिपल करते हैं ये वाले हाइड्रोजन्स, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर। अगर मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर तो बताइए क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर साइक्लिक कॉन्जुकेशन होगा, क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर साइक्लिक कॉन्जुकेशन होगा, तो जवाब है नहीं होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल हो गया है नॉन प्लेनर। मतलब एटम्स प्लेन छोड़ चुके हैं तो अब इसके सारे p ऑर्बिटल्स पैरेलल नहीं है। इसका मतलब क्या कहना चाहता है साइक्लिक कॉन्जुकेशन का मतलब, क्या सारे पाई बॉन्ड आपस में रेजोनेंस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी पाई बॉन्ड्स के p ऑर्बिटल अब पैरेलल नहीं है।
ये मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है कि इस प्रकार से है कि प्लेन में, नहीं, ये मॉलिक्यूल ऐसे हो जाता है प्लेन से बाहर। अगर मान लीजिए सारे एटम एक ही प्लेन में रहते हैं तो इन सब के पी ऑर्बिटल क्या रहते हैं, पैरेलल। क्लियर, एक सिंगल रिंग है, ठीक है। लेकिन रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए मॉलिक्यूल को कैसा होना पड़ता है, इस प्रकार से। और जैसे ही एटम प्लेन छोड़ेंगे पी ऑर्बिटल पैरेलल नहीं रहेंगे। इसका मतलब सारे पाई बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में नहीं है। अगर सारे पाई बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में होते, जैसे किस में होते हैं, बेंजीन में, सारे पाई बॉन्ड एक दूसरे के साथ रेजोनेंस करते हैं, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये इधर चला जाएगा। ऐसा इस मॉलिक्यूल में होने वाला नहीं है। इसलिए मैंने कहा इस मॉलिक्यूल के अंदर साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है, और इसी की वजह से आगे पता चलेगा कि ये नॉन एरोमेटिक निकलेगा। क्या निकलेगा, नॉन एरोमेटिक। तो यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपेल कर रहे एक दूसरे को। अब आप सोचिए, जब आप पढ़ रहे थे क्या, इथेन, तो आपने क्या बोला था, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को रिपेल नहीं करता क्योंकि स्मॉल इन साइज। अरे भाई, करता हाइड्रोजन हाइड्रोजन को रिपेल, पर यहां पर इनके बीच का जो गैप है वो इनकी वंडरवाल रेडियस से भी डबल के बराबर है, इसलिए रिपेल नहीं कर रहे हैं। यहां पर जो कैविटी है, जो गैप है, वो बहुत ही कम है, तो ये रिपेल करना शुरू कर देते हैं। तो रिपल्सन होगा या नहीं होगा, ये उसके साइज पर नहीं, ये उनके बीच के गैप पर डिपेंड करता है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? चलिए, मुझे बस SIR में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहना है। तो ये हमने कुछ कॉन्जुगेशन रेजोनेंस रिलेटेड बातें की हैं। अब अगला टॉपिक हमारा आएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा भाई ये। आप इसको ऐसे इग्नोर करेंगे जैसे क्लास में मास्टर को, और वही आंसर्स गलत आने लगेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कह सकते हो, नो बॉन्ड रेजोनेंस कह सकते हो, यानी कि यह है तो एक प्रकार का रेजोनेंस ही, नो बॉन्ड रेजोनेंस आप कह सकते हो। फिर आप इसको क्या कह सकते हो, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस कह सकते हो, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। इसका मतलब क्या, सिग्मा बॉन्ड भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है? हाँ, मैंने तो आपको कहा था भाई कि रेजोनेंस सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन का मोहताज नहीं है, ये आपको लगता है। तो आप इसको हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कह सकते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस कह सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस कह सकते हैं, या इसके बारे में जो बताने वाले थे उनके नाम पर आ जाता है बेकर नाथन इफेक्ट। ये दो अलग अलग केमिस्ट थे, बेकर नाथन इफेक्ट। इतना लिखने के बावजूद बच्चा सोचता है एक क्वेश्चन फिक्स हो गया कि हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो नोन एज, नहीं पूछेगा कि मैंने इतने सारे नाम बहुत ही मेहनत करके याद किए हैं, तो ये तो पूछ ही सकता है। ऐसा अपने आप पूछ सकते बना के कि 4 नंबर सबको बांटने हैं तो ये लो बांट दिए। क्लियर? बाकी एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछता है। हाइपर कॉन्जुगेशन बोल दीजिए, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोल दीजिए, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस बोल दीजिए, या फिर आप इसको बेकर नाथन इफेक्ट बोल दीजिए। भाई, इस फिनोमिना को भी आपके लेवल पर पूरा बता पाना आसान नहीं है, इसको भी आपको लिमिट करके ही बताना पड़ेगा। आपने ये तो देख लिया है, नो बॉन्ड रेजोनेंस या सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रेजोनेंस, जहां पर आपके सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज होते हुए नजर आएंगे। लेकिन एनसीईआरटी ने सिग्मा को भी लिमिट किया है। अब ऐसी स्टेटमेंट्स बनाते हैं, इन हाइपर कॉन्जुगेशन विच बॉन्ड्स कैन डीलोकलाइज, ओनली CH बॉन्ड। वो लोग हैं जो हाइपर को ठीक से नहीं जानते हैं। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी हाइपर करता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी हाइपर करता है, कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड भी हाइपर करता है, लेकिन आप नहीं जानते। इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ भी क्वेश्चन बना के फेंक दोगे सामने। एनसीईआरटी ने भी ऐसा नहीं लिखा, लिमिट किया एनसीईआरटी ने कि भाई पहली बार हाइपर इंट्रोड्यूस हो रहा है, आपका तो बच्चे को बस लिमिटेड ही बात करनी है। लेकिन उसने बोला इस तरीके से है कि वो बहुत सारी चीजों को समझा सकता है, क्योंकि वो किस में लिख रहा है, थ्योरी के अंदर लिख रहा है। किसके अंदर लिख रहा है, थ्योरी के अंदर लिख रहा है, तो वो समझाता बहुत सारी बातों को है। तो पहले हम हाइपर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद एनसीईआरटी कैसे समझाता है वो भी बात करेंगे, कितने टाइप होते हैं, कब होता है, कैसे होता है, सारी बातें हम यहां पर करेंगे। लिखिए, hyperconjugation is a special type of resonance. Hyperconjugation is a special type of resonance. Hyperconjugation is a special type of resonance where
where delocalization of where delocalization of CH, ऐसे लिखेंगे, where delocalization of CH and CC, where delocalization of CH and CC sigma bonds, where delocalization of CH and CC sigma bonds is observed, यानी कि यहां पर सिग्मा बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन ऑब्जर्व होता है। अंडरलाइन कीजिए इस बात को, जैसे आपका पाई डिलोकलाइज होता है वैसे सिग्मा भी डिलोकलाइज हो जाता है। अब एनसीईआरटी इसको लिमिट करेगा, क्या करेगा, लिमिट करने वाला है। किस तरीके से, लिखिए, और करके एनसीईआरटी अब कैसे समझाता है। ये तो बहुत भारी बात बोल दी आपने, ये तो थ्रू आउट द केमिस्ट्री अब चलती रहेगी। एनसीईआरटी क्या कहता है, delocalization of sigma electrons, delocalization of sigma electrons of CH bond, आप ऐसे लिखेंगे इस बार, of CH bond, अल्फा कार्बन मेंशन कर दिया मैंने ना, delocalization of sigma electrons of CH bond, एनसीईआरटी सीसी को इग्नोर कर देता है, CH पर ही आ जाता है, CH bond of an alkyl group, of an alkyl group, underline the word of an alkyl group। एनसीईआरटी अपने आप को लिमिट कर रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन में, कहां तक, CH तक। तो CH बॉन्ड तो किस में होंगे, एल्काइल में ही होंगे। क्या केवल CH बॉन्ड ही हाइपर करते हैं, नो, पर एनसीईआरटी ने लिमिट किया अपने आप को। डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड ऑफ एन एल्काइल ग्रुप, यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन कौन दिखाता है, ए, हाइपर कॉन्जुगेशन कौन दिखाता है, CH बॉन्ड। पढ़ लेते हैं, ये ना पता चलता हाइपर कौन दिखाता है, एल्काइल ग्रुप्स दिखाते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। कौन दिखाते हैं, एल्काइल ग्रुप्स। आगे लिखेंगे, delocalization of sigma electrons of CH bond of an alkyl group directly attached to an atom, directly attached to an atom, directly attached to an atom, directly attached to an atom of unsaturated system, directly attached to an atom of unsaturated system। ध्यान दीजिए, यहां पर एनसीईआरटी बहुत ही खेल खेल रहा है। आपको लोग ऐसे कहते हुए मिलेंगे, हाइपर केवल किसमें होता है, कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी हाइपर करता है, क्योंकि ये भी एक अनसैचुरेटेड सिस्टम है। बात नहीं करोगे, ये लिमिट कर रहा अपने आप को, क्योंकि उसने आगे समझाया है एल्किन्स में, और अगर अपन बात करना चाहें एल्काइल बेंजीन्स में। उसने कीटोन्स में हाइपर डिस्कस नहीं किया है आपके लेवल पर, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें हाइपर होता नहीं है। आगे बात समझ में, तो उसने बोला अनसैचुरेटेड सिस्टम, और आप जानते हैं पाई बॉन्ड के आने से अनसैचुरेशन आ गया है। क्या आ गया है, अनसैचुरेशन। तो कहता है अगर आप पाई बॉन्ड के एटम पर किसी अल्काइल ग्रुप को जोड़ दोगे तो उसका CH बॉन्ड हाइपर करना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है, हाइपर करना शुरू कर देता है। लेकिन एनसीईआरटी एग्जांपल्स लिमिटेड लेकर चलता है। आगे बढ़ेंगे तो मैंने लिखा है डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड ऑफ एन अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू एन एटम ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम। आप ब्रैकेट में लिख दो, आपके लेवल पर वो किस किस को कंसीडर करेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इवन अल्काइंस में भी उसने डिस्कस नहीं किया है हमारे लेवल पर। तो क्लोज द ब्रैकेट। और टू एन एटम, क्लोज द ब्रैकेट के बाद, और टू एन एटम विद अनसेड p ऑर्बिटल, और टू एन एटम विद अनसेड p ऑर्बिटल। अनसेड यानी कि प्योर p की बात कर रहा है, और टू एन एटम विद अनसेड p ऑर्बिटल। ब्रैकेट में लिखो कार्बोकेटाइन ऑब्लिक कार्बन फ्री रेडिकल। हमारे लेवल पर यही बात कर रहा है, कार्बोकेटाइन और कार्बन फ्री रेडिकल। हालांकि हाइपर कॉन्जुगेशन तो ट्राई मिथाइल बोरेन में भी होता है,
जब आप उसका लुईस एसिडिक नेचर कंपेयर करोगे, बोरेन वर्सेस ट्राइमिथाइल बोरेन। लेकिन हमने लिमिट करना है। चलिए आप सबसे पहले समझिए क्या बातें की हैं। CH बॉन्ड कब डिलोकलाइज होगा? जब आपका एल्काइल ग्रुप या तो किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम के एटम से जुड़ जाए या फिर एक ऐसे एटम से जुड़ जाए जिसके पास क्या हो, अनसेड पी ऑर्बिटल। अब बहुत ही शानदार बात इसने की है, मैं आपको वापस से समझाऊंगा एनसीईआरटी की सारी बातें। देखिए हाइपर कॉन्जुकेशन वर्ड इसमें भी क्या आ रहा है, कॉन्जू, गौर से देखिए क्या आ रहा है, कॉन्जुकेशन। हाइपर कॉन्जुकेशन आपको दो कैटेगरी में दिखाई देता है। आपको बता तो दिया ही गया है कि हाइपर कॉन्जुकेशन रेजोनेंस का एक स्पेशल केस है। आपका अभी तक किसका डिलोकलाइजेशन देखा था आपने, पाई का, यहां पर सिग्मा का देखोगे। लेकिन कौन से सिग्मा का, CH। लिमिट कर दिया एनसीईआरटी ने कि CH तक की बातें करनी चाहिए। तो जहां आपने पहले कॉन्जुकेशन पढ़ा था, अब क्या पढ़ रहे हो, हाइपर कॉन्जुकेशन। द पाई विल बी रिप्लेस्ड बाय सिग्मा, सिंपली। आइए सबसे पहले बात करें, पहला कॉन्जुकेशन क्या बताया था मैंने, पाई पी। अब क्या रहेगा, सिग्मा पी। सिग्मा पी कॉन्जुकेशन क्या रहेगा, सिग्मा पी कॉन्जुकेशन। और ये सिग्मा बॉन्ड भी एनसीईआरटी ने लिमिट करवा दिया है कि ये वाला सिग्मा ही होना। एनसीईआरटी तो CH की बात करता है, CD CT की भी बात नहीं करता है, वो तो हम फालतू में इंट्रोड्यूस करते हैं बीच के अंदर। आइए दूसरा अगर अपन बात करना चाहें तो आपने कॉन्जुकेशन पढ़ा था पाई पाई कॉन्जुकेशन, और अब आपके सामने रहेगा सिग्मा पाई कॉन्जुकेशन। क्या रहेगा, सिग्मा पाई कॉन्जुकेशन। एक बार बता दो सिग्मा कौन सा होना चाहिए, अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन वाला सिग्मा की बात कर रहा है, CH बॉन्ड की बात कर रहा है, हमारे लेवल पर इसकी बात करेगा। आइए अब मैं वन बाय वन आपको समझाता हूं। आप बताइए अगर मान लीजिए मेरे पास एल्काइल ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, एल्काइल। ध्यान से सुनते हुए जाएंगे, यहां पर क्या लगा है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने लिखा है कि आपका CH बॉन्ड डिलोकलाइज होने लगता है जब आप उसको किससे जोड़ देते हो, या तो किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम के एटम से जोड़ देते हो या फिर एक ऐसे एटम से जोड़ देते हो जिसके पास अनसेड पी ऑर्बिटल है। तो मैं पहले बता रहा हूं, जब आपका एल्काइल ग्रुप ऐसे एटम से जुड़ता है जिसके पास क्या होता है, अनसेड पी ऑर्बिटल। और आप बताइए क्या हमने नहीं पढ़ाया, कार्बोकेटाइन के पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, और इसी को ही हमने बोला था पी ऑर्बिटल, प्योर पी ऑर्बिटल, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल और अनसेड पी ऑर्बिटल। तो जब आपका एल्काइल ग्रुप किसी कार्बोकेटाइन से जाकर जुड़ जाता है ना दोस्त, तो ये CH बॉन्ड डिलोकलाइज होने लग जाता है। कार्बोकेटाइन से नेक्स्ट कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। तो अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन का ये बॉन्ड अब डिलोकलाइज होगा। कैसे होगा, टाइम आने पर पढ़ेंगे। यानी कि आपको हाइपर कॉन्जुकेशन देखने को मिल सकता है किन में, कार्बोकेटाइंस में। आपके लेवल पर किस में देखने को मिल सकता है, कार्बोकेटाइंस में। आइए अगला अगर अपन बात करना चाहे, और ऐसा एटम हमारे लेवल पर जिसके पास अनसेड पी ऑर्बिटल होता है, बता पाएंगे? अगर हम बात करना चाहें कार्बन फ्री रेडिकल की, क्यों भूल जाते हो आप सारी बातें, कार्बन फ्री रेडिकल के पास भी तो क्या होता है, एक अनसेड पी ऑर्बिटल। माना ये वैकेंट है, ये कैसा है, वैकेंट, और ये कैसा है, हाफ फिल्ड। तो उसने कहा कि कैसा होना चाहिए, कहता है बस एक अनसेड पी ऑर्बिटल होना चाहिए। तो ये आपका हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल है। कार्बन फ्री रेडिकल के पास भी पी है, तो कहता है जब कार्बन फ्री रेडिकल पर कोई अल्काइल ग्रुप जोड़ दोगे ना, यहां पर कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम एक CH बॉन्ड तो होना ही चाहिए, क्योंकि डिलोकलाइज कौन होगा, CH। डिलोकलाइज कौन होगा, CH बॉन्ड। तो यहां पर हाइपर कॉन्जुकेशन आपको देखने को मिलेगी। क्लियर? जैसे ध्यान से सुनिएगा, आपके पास यहां पर कार्बोकेटाइन था दोस्त, और इसके पास क्या होता था, पी ऑर्बिटल। इसके बाजू में आप क्या बना देते थे, पाई बॉन्ड। तो बताइए आपको यहां पर डिलोकलाइजेशन देखने को मिलता था कि नहीं मिलता था? कौन डिलोकलाइज होता था इस टाइम पर, पाई। ये पाई इधर आता था ऐसे डिलोकलाइज होकर। इस बार कौन डिलोकलाइज होगा, सिग्मा। कौन सा सिग्मा, अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा। तो अब ये अल्काइल ग्रुप हाइपर कॉन्जुकेशन करने लगेगा। ये एनसीईआरटी ने पहला पॉइंट समझाया है। दूसरा पॉइंट आपके सामने क्या कहता है, या फिर आप इस अल्काइल ग्रुप को एक ऐसे एटम से जोड़ दीजिए जो अनसैचुरेटेड सिस्टम का हिस्सा है। किसका है, अनसैचुरेटेड सिस्टम का हिस्सा है। दोस्त आप सबसे पहले मुझे बता दीजिए, क्या कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आने से अनसैचुरेशन आ जाता है? यस, प्रेजेंस ऑफ ए पाई बॉन्ड और रिंग मेक्स ए मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड।
रिंग आ जाए या पाई बॉन्ड आ जाए, मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड होने लगता है। तो ये अनसैचुरेटेड सिस्टम है। जी हाँ, अगर आपने यहां पर कोई अल्काइल ग्रुप जोड़ दिया है तो कहता है अब इस अल्काइल ग्रुप का ये CH बॉन्ड क्या करने लग जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। गौर से देखना दोस्तों, ये आपका अनसैचुरेटेड सिस्टम का एटम है और यहां पर आपने ये जोड़ दिया है अल्काइल ग्रुप। नाउ दिस CH बॉन्ड विल बी इन्वॉल्वड इन हाइपर कॉन्जुगेशन। सिमिलरली ये आपकी कौन हो गई है दोस्त, एल्कीन। क्या गजब लेवल पर एनसीईआरटी लिखता है कि एल्कीन्स में आपको हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो क्या अल्काइंस में भी ऐसा हो सकता है, जी हां, ये भी आपका अनसैचुरेटेड सिस्टम है और यहां पर कोई अल्काइल ग्रुप जोड़ दिया, बस उसके पास CH बॉन्ड होना चाहिए, तो फिर आपका वो क्या करने लग जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। अरे एक बात बताओ, क्या रिंग में भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है बेंजीन रिंग के अंदर? तो यहां पर आपको हाइपर कॉन्जुगेशन किस में देखने को मिला, एल्काइंस में, लेकिन एनसीईआरटी एल्काइंस का डिस्कशन नहीं करता है। क्लियर? ये बेंजीन हमारे सामने है, अगर मैंने इसके ऊपर ये कार्बन जोड़ दिया और इस पर कम से कम अगर मैंने एक CH बॉन्ड बना दिया, तो बताइए क्या यहां पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा? जी हां, इसको आप कह सकते हैं एल्काइल बेंजीन। क्या कह सकते हैं, एल्काइल बेंजीन। और एनसीईआरटी ने लिख दिया है एल्काइल एरिन्स। क्या लिख दिया है, एल्काइल एरिन्स। बताया था ना कि बेंजीन को कई बार आप क्या लिख देते हैं, एरिन। तो यहां पर भी आपको हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। एक बार वापस डेफिनेशन पढ़ के सुना एनसीईआरटी वाली, फिर मैं अपनी डेफिनेशन पर आऊंगा। सुनाना है। सबसे पहले बताओ क्या कह रहा है, डीलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड ऑफ एन एल्काइल ग्रुप। रुक जा, क्या ये एल्काइल ग्रुप का CH बॉन्ड है? क्या ये एल्काइल ग्रुप का CH बॉन्ड है? और क्या ये एल्काइल ग्रुप का CH बॉन्ड है? आगे पढ़ क्या कहता है, डायरेक्टली अटैच टू एन एटम ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम। क्या ये एक अनसैचुरेटेड सिस्टम है? क्या ये भी एक अनसैचुरेटेड सिस्टम है? और क्या भी एक अनसैचुरेटेड सिस्टम है? इसका मतलब आपका CH बॉन्ड हाइपर करता है। कब कब करता है, पहली कंडीशन, इसको बोलते हैं हम सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। और आगे पढ़, और टू एन एटम विद अनसेड p ऑर्बिटल। आइए, क्या इसके पास एक p ऑर्बिटल है? यानी कि एल्काइल ग्रुप को कार्बोकेटाइन पर जोड़ोगे तो ये CH हाइपर करने लगेगा, यानी कि फ्री रेडिकल पर जोड़ोगे तो भी ये CH हाइपर करने लगेगा। दोस्त मैंने तेरे को बताया था, कॉन्जुगेशन में आने के लिए P होना कंपलसरी है, चाहे वो नॉर्मल कॉन्जुगेशन हो या हाइपर कॉन्जुगेशन हो। आपने ध्यान शायद दिया नहीं है, क्या इस एटम पर P है? क्या इस एटम पर P है? और क्या इस पर भी P है? और क्या इस पर भी P है? और क्या इस एटम पर भी P है? तो पहले आप पढ़ते थे किसका, P का पाई के साथ, अब चल रहा है सिग्मा के साथ। तो यहां पर ये डबल बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में आ सकता है क्योंकि इसके पास P है, इसके पास भी P है और इसके पास भी P है, तो वही तो लिख रहा है, पाई है मतलब P है। अगर CH बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर P ऑर्बिटल है तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। क्या बोला, CH बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर P ऑर्बिटल है, CH बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर, CH बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर P ऑर्बिटल है। इधर आ, CH बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर, CH बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर। अब सोचो कितनी शानदार बात मैंने आपको बता दी है। क्या इस टाइप के मॉलिक्यूल्स में भी आपको हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा? मिलेगा। अल्काइल ग्रुप एक ऐसे एटम पर जुड़ा हुआ है जिसके पास P ही, ये तो sp डिलोकलाइज हो पाएगा चार्ल्स, किसके थ्रू, हाइपर के थ्रू भी। तो जब इसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं ना तो हम बोलते हैं द प्लस आई इफेक्ट ऑफ द अल्काइल ग्रुप स्टेबलाइजिंग दिस केटाइन। लेकिन जब हम इस टाइप के केटाइन की स्टेबिलिटी डिस्कस करते हैं दोस्त तो हम बोलते हैं प्लस एच इफेक्ट ऑफ द अल्काइल ग्रुप, because in this case hyperconjugation is operative but in this case hyperconjugation is not operative। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुए? तो बेटा आज तक तो वो अपने लेवल पर गया ही नहीं है, आप वहीं उछलते हैं जहां एनसीईआरटी नहीं लिखती है। जहां एनसीईआरटी लिखती है ना वहां तो एकदम साइलेंट करवा के चलता है, तेरी औकात से बाहर है, चिल्ला सकता है, समझा नहीं सकता। नोट करेंगे, आगे बढ़ूंगा।
ये तो जेई एडवांस में आ चुका है। इन हाइपर कॉन्जुकेशन व्हाट काइंड ऑफ कॉन्जुकेशन इज ऑब्जर्व? सिग्मा पाई। हालांकि एनसीईआरटी ने तो कहीं सिग्मा पाई का नाम भी नहीं लिया, लेकिन जेई का क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही था, क्योंकि जिसको सब्जेक्ट आता है उसको चीजें समझ में आती है कि कैसे कंसाइज कर रहा है एनसीईआरटी। आपने इसको इससे पहले भी खूब पढ़ा हाइपर कॉन्जुकेशन को, और जितनी भी लाइनें लिखवाई सब एनसीईआरटी के अपने पास रख लो, मैं ग्रुप पे शेयर कर चुका हूं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि एनसीईआरटी में एक ही चीज आसान है, उसे अंडरलाइन करना बस, और उसके अलावा कोई बस का नहीं है। उसके सॉल्व एग्जाम्पल तक हाथ नहीं डालने देगा वो। ए तुम्हारे सवाल अलग अलग होते हैं। कुछ आगे कह रहे जब से आप आए हो स्कोर कम हो गया है, अगली बार स्कोर बढ़ा देते हैं भाई, सिग्मा पाई काउंट करवाते हैं तुमसे। यहां आएंगे 680, वहां आएंगे 480। फिर सर क्या है ना कि आप तो जानते हैं पेपर अच्छा बना रहे हो, हम भी जानते हैं, लेकिन ये बात घर वाले, मैं भी इस बात से सहमत हूं, लेकिन यहां पर 480 आ रहे हैं और वहां 680 आए तो आप पर कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। आप कह सकते हैं कि हमारे सर लोग कितना अच्छा पेपर बनाते थे, इससे नीचे तो कभी जा ही नहीं सकता। और यहां 680 और वहां 480, तो फिर घर वाले बोलेंगे किसका रिजल्ट भेजता था, क्योंकि ये तेरा तो नहीं था। इतना डिफरेंस कैसे आ सकता है? तो अपने पेपर में क्लियर है, जितने ओसी में आपके यहां बनेंगे ना, उससे एक दो ज्यादा ही बनेंगे फाइनल में, कम नहीं बनेंगे, ज्यादा ही ठीक होंगे। और जो बच्चे पढ़े हैं वो इस बात को जानते हैं। आगे बढ़ सकता हूं? अब हम हाइपर कॉन्जुकेशन को वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम इस टाइप का कॉन्जुकेशन देखेंगे। किस टाइप का? यानी कि कार्बोकेटाइन में और कार्बन फ्री रेडिकल। मैं आपको बताऊंगा भी कि कार्बेनाइन में हाइपर कॉन्जुकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ सकता हूं। तो हम इसको कैटेगरी में डाल रहे हैं, पहले सिग्मा पी फिर सिग्मा पाई। पहला हमारे सामने आ रहा है, अगर अपन बात करना चाहें सिग्मा पी कॉन्जुकेशन, सिग्मा पी कॉन्जुकेशन, भाई बातें नहीं करेंगे। इसमें पहला हमारे सामने आ रहा है हाइपर कॉन्जुकेशन इन कार्बोकेटाइंस, हाइपर कॉन्जुकेशन इन, अगर अपन बात करना चाहें कार्बोकेटाइंस, हाइपर कॉन्जुकेशन इन कार्बोकेटाइंस, यानी कि कार्बोकेटाइंस में भी हाइपर कॉन्जुकेशन हो जाएगा अगर उस पर कोई एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली जोड़ दिया जाए। आइए सबसे पहले रियलिटी समझते हैं। अगर अपन बात करें, ये हमारे सामने एक कार्बोकेटाइन है। आप सभी जानते हैं कार्बोकेटाइन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होती है? sp2। डे 1 पर बताया था जब शुरुआत किया था कि यही पी रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, यही पी हाइपर के लिए और यही पी बैक बॉन्डिंग के लिए। पी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है केटाइन के अंदर। इससे नेक्स्ट कार्बन पर, जिसे हम कौन सा कार्बन कहेंगे? अल्फा। ध्यान से सुनिएगा, कार्बोकेटाइन से नेक्स्ट कार्बन जो कि कैसा होना चाहिए? sp3। कैसा होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। और बताइए कार्बोकेटाइन कैसा होगा यहां पर? sp2। यानी कि अगर ये खुद sp2 है तो इससे नेक्स्ट कैसा होना चाहिए? sp3। ये अल्काइल ग्रुप आ गया। जब आप इस पर कौन लगा देते हो? कोई भी CH बॉन्ड, तो वो इस केटाइन के साथ क्या करने लगेगा? हाइपर कॉन्जुकेशन। यहां दोनों क्या है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस पर कम से कम एक CH बॉन्ड होना चाहिए। अगर मैं बात करना चाहूं तो यहां पर कार्बोकेटाइन के पास आप बताइए क्या होता है? एक वैकेंट पी ऑर्बिटल। तो यहां पर आप लोगों के पास है पी ऑर्बिटल। कैसा है? पी ऑर्बिटल। कैसा पी ऑर्बिटल है बताओ? वैकेंट, एकदम खाली है साहब, कोई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं है। और इसके बाजू वाले कार्बन पर आपके सामने मौजूद है कौन? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। What is the hybridization state of this carbon? sp3। और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होते हैं? ए भाई क्या कर रहे हो? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होते हैं? 4। हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक रूल भूल गए, जितने मिक्स होंगे उतने बनेंगे। sp3 खुद चिल्ला चिल्ला के बता रहा है
sp3 कि मैं एक s और 3 p के मिक्स होने से बना हूं। तो अगर मिक्स कितने हुए हैं? 4, तो बनेंगे भी कितने? 4 होते हैं, जिनमें से 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। हमें केवल एक पर बात करना है, यहां वाला सिग्मा किससे होना चाहिए? हाइड्रोजन से होना चाहिए। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? हाइड्रोजन बॉन्ड कहां से बनाएगा बताओ जरा मुझे? 1s से। क्या ये बात सही है? यस। तो इधर से ध्यान से देखिए, ये जो आपका sp3 ऑर्बिटल है ना हाइब्रिड, ये बाजू वाले कार्बोकेटाइन पर जो वैकेंट p ऑर्बिटल है उसके साथ ओवरलैप करने की कोशिश करता है, और इसे हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। पर ये पार्शियली ओवरलैप कर पाता है, मतलब पार्शियल कॉन्जुगेशन में आ सकता है। कारण पहले जब आपको कॉन्जुगेशन दिखती थी तो बताइए एडजेसेंट एटम्स पर जो ऑर्बिटल्स होते थे वो परफेक्टली पैरेलल होते थे। तो पैरेलल ऑर्बिटल्स बहुत ही आसानी से एक दूसरे के साथ क्या कर पाएंगे? ओवरलैप। तो यहां पर बढ़िया कॉन्जुगेशन आपको देखने को मिलता है। पर आप जानते हैं ये sp3 और ये p एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल साइड से ये ओवरलैप करने की कोशिश करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन। ध्यान दीजिए कौन सा वाला बॉन्ड आपका इन्वॉल्व हुआ है? अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन का। तो अगर ये sp2 है तो इसका sp3 होना कंपलसरी आप लोगों के सामने रहेगा। sp3 इसलिए क्योंकि sp3 में आपका परसेंटेज s कैरेक्टर सबसे कम होता है, तो साइज उसकी काफी बड़ी होती है। तो ये इसके साथ नॉन पैरेलल साइड से ओवरलैप करने की कोशिश करता है, ये रियलिटी है। अगर यहां पर H की जगह आप D ले आओगे, T ले आओगे तो भी कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी ने D और T की बातें नहीं की है, आप अब एनसीईआरटी का दायरा क्रॉस करते हैं, ये रियलिटी है दोस्त। अब आते हैं, अगर हमें बात करना चाहें तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी जस्ट रेजोनेंस जैसा ही है। जब भी हाइपर कॉन्जुगेशन में आपको डाउट आए ना, मेरी एक लाइन रिकॉल करना, हाइपर कॉन्जुगेशन इज जस्ट रेजोनेंस लाइक फिनोमेना। हाइपर कॉन्जुगेशन इज जस्ट रेजोनेंस लाइक फिनोमेना। Resonance was real or hypothetical? In resonance, movement of atoms were allowed or not? Exactly. Resonating structures were real or hypothetical? तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स विल बी हाइपोथेटिकल। देखो रियलिटी तो ये है जो आपके सामने हो चुका है, एक फील्ड ऑर्बिटल और एक वैकेंट ऑर्बिटल जब भी इंटरेक्ट करते हैं तो ये इंटरेक्शन स्टेबलाइजिंग होती है। क्या होती है? स्टेबलाइजिंग, क्योंकि यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और बॉन्ड फॉर्मेशन आप जानते हैं एनर्जी रिलीज करवाता है। तो एक फील्ड और एक आपका वैकेंट यहां पर ओवरलैप कर रहा है। इसके बारे में अगर अपन बात करना चाहें तो बताइए, ये आपका अल्फा कार्बन और कौन सा बॉन्ड है? CH बॉन्ड है। और ये कैसा है? फील्ड है। ये कैसा है? फील्ड। और P कैसा है? वैकेंट। तो इस टाइप की इंटरेक्शन स्टेबलाइजिंग होती है, रियलिटी खत्म हो गई कहानी। अब आते हैं समझाने के मुद्दे पर। मान लीजिए आपके सामने ये है कार्बोकेटाइन, मेरी बात को ध्यान से सुनते रहेंगे। यहां पर आपने लगा दिया है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप के CH बॉन्ड क्या करेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन। इस बात पर ध्यान दीजिए, कौन से CH बॉन्ड? कार्बोकेटाइन से जो नेक्स्ट कार्बन है उसके CH बॉन्ड। सारे CH बॉन्ड हाइपर में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो यहां पर डीलोकलाइजेशन देखने को मिलेगा। दोस्त एक बात बताइए, अगर हम नॉर्मल कॉन्जुगेशन की बात करें तो कार्बोकेटाइन इस प्रकार से होता था, तो क्या यहां पर आपने डीलोकलाइजेशन देखा? देखा। पाई बॉन्ड इधर आता था और पॉजिटिव चार्ज एंड पॉइंट पर चला जाता था। क्या ये आपने डीलोकलाइजेशन देखा? जी हाँ, ये डीलोकलाइजेशन आपने देखा। तो यहां पर पाई डीलोकलाइज हुआ था, यहां सिग्मा। कौन सा सिग्मा? CH बॉन्ड का सिग्मा। तो आप बिल्कुल दोस्त यहां पर लिख सकते हैं, ये स्टार्ट पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। तो जैसे पाई इलेक्ट्रॉन्स जाते थे पॉजिटिव की तरफ, आज कौन से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे? सिग्मा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपके सामने इधर चले जाएंगे। अगर इधर चले गए तो एक और स्ट्रक्चर आप सोच सकते हो। बताइए हाइड्रोजन का कितना बॉन्ड था? एक, और वो तो आपने तोड़ दिया। तो बताइए हाइड्रोजन हवा में लटक गया बिना किसी बॉन्ड के, तो आप लोगों के सामने ये बनकर आ जाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि सिग्मा का डीलोकलाइजेशन हुआ है। इसीलिए इसको कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, बिकॉज वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज हैविंग एन एटम विदाउट एनी बॉन्ड, हवा में लटका हुआ है। अब हमारे दिमाग में आएगा, अरे सर इसका तो कोई बॉन्ड ही, तो ये तो टहलने निकल जाएगा कहीं भी। ध्यान रखिए इस बात को कि जो आप बना रहे हैं ये इमेजिनरी है, like resonating structures, and the movement of atom is not allowed.
यानी मूवमेंट हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर हो सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां गए हैं। रुकिए, ध्यान से सुनिए। नॉर्मली ऐसे ऐसे भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, इन विच ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड। अब आप इस टाइप के क्वेश्चंस जब आपके सामने आते हैं, ये इसको तो रेजोनेंस से डीलोकलाइज बता देते हैं, क्या यहां पॉजिटिव डीलोकलाइज नहीं है? हाइपर कॉन्जुकेशन से भाई पॉजिटिव कार्बन से उठकर हाइड्रोजन पर चला गया है। तो जैसे रेजोनेंस में चार्ज की शेयरिंग होती है, हाइपर में भी शेयरिंग होती है। माना रेजोनेंस थोड़ा बेटर होता है एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुकेशन, बट डीलोकलाइजेशन आपका हाइपर भी करवाता है, इस बात पर ध्यान दीजिए। होममेड क्वेश्चन से बचिए। ऐसे भी मिलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड, इसको लोकलाइज्ड बोलते हैं। कहता रेजोनेंस नहीं है, तो रेजोनेंस थोड़ी डीलोकलाइज करवाता है, हाइपर से भी डीलोकलाइज होता है। क्लियर? इस प्रकार से। क्या सर दूसरा सीएच बॉन्ड भी हाइपर कर सकता है? जी हां, अल्फा कार्बन पर जितने भी सीएच बॉन्ड हैं वो सारे हाइपर कर सकते हैं। मान लीजिए अगर इसने हाइपर किया तो जो भी सीएच बॉन्ड हाइपर करेगा वो हवा में लटक जाएगा बिना किसी बॉन्ड के। यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पर क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। क्या सर ये वाला सीएच भी हाइपर कर सकता है? जी हां। तो यहां पर अगर अपन बात करना चाहें, अगली हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने बनेगी। आप बताइए यहां पर कितने सीएच बॉन्ड थे? 3। तो बताइए चार्ज को कितनी बार डीलोकलाइज होने का मौका मिल रहा है? कितनी बार? 3 बार। अगर मान लो इधर भी सीएच बॉन्ड होते तो इसको और डीलोकलाइज होने का मौका मिलता। तो जितने ज्यादा सीएच बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन में होंगे, चार्ज उतना ही ज्यादा डीलोकलाइज होगा। ए ध्यान से सुन, तेरा जीवन अल्फा एच अल्फा एच अल्फा एच में निकल गया है। एनसीईआरटी एक जगह भी अल्फा एच नहीं लिखता है। एक सिंगल जगह लिखते हुए दिखा देना कि सर यहां पर लिखा है। एनसीईआरटी हर जगह लिखता है डीलोकलाइजेशन ऑफ सीएच बॉन्ड स्टेबलाइजिंग द कार्बोकेटाइन, डीलोकलाइजेशन ऑफ सीएच बॉन्ड स्टेबलाइजिंग द कार्बोकेटाइन। तो यहां पर कितने सीएच बॉन्ड डीलोकलाइज हुए? 3। यानी कि पॉजिटिव चार्ज को कितनी बार डीलोकलाइज होने का मौका मिला है? 3। और ज्यादा मौका मिलेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। चार्ज जितने ज्यादा एटम्स पर जाएगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो सर जितने ज्यादा सीएच बॉन्ड होते उसकी स्टेबिलिटी उतनी क्या होती? ज्यादा। अब अगर अपन बात करना चाहें कुछ बातों की, अगर हमसे इसमें पूछता है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव का डीलोकलाइजेशन हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, बिकॉज वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज हैविंग एन एटम विदाउट एनी बॉन्ड, हवा में लटका हुआ है। अब हमारे दिमाग में आएगा अरे सर इसका तो कोई बॉन्ड ही, तो ये तो टहलने निकल जाएगा कहीं भी। ध्यान रखिए इस बात को कि जो आप बना रहे हैं ये इमेजिनरी है, like resonating structures and the movement of atom is not allowed। यानी मूवमेंट हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर हो सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां गए हैं। रुकिए, ध्यान से सुनिए। नॉर्मली ऐसे ऐसे भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, इन विच ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड। अब आप इस टाइप के क्वेश्चंस जब आपके सामने आते हैं, ये इसको तो रेजोनेंस से डीलोकलाइज बता देते हैं, क्या यहां पॉजिटिव डीलोकलाइज नहीं है? हाइपर कॉन्जुकेशन से भाई पॉजिटिव कार्बन से उठकर हाइड्रोजन पर चला गया है। तो जैसे रेजोनेंस में चार्ज की शेयरिंग होती है, हाइपर में भी शेयरिंग होती है। माना रेजोनेंस थोड़ा बेटर होता है एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन, बट डीलोकलाइजेशन आपका हाइपर भी करवाता है, इस बात पर ध्यान दीजिए। होममेड क्वेश्चन से बचिए। ऐसे भी मिलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड, इसको लोकलाइज्ड बोलते हैं। कहता रेजोनेंस नहीं है, तो रेजोनेंस थोड़ी डीलोकलाइज करवाता है, हाइपर से भी डीलोकलाइज होता है। क्लियर? इस प्रकार से। क्या सर दूसरा सीएच बॉन्ड भी हाइपर कर सकता है? जी हां, अल्फा कार्बन पर जितने भी सीएच बॉन्ड हैं वो सारे हाइपर कर सकते हैं। मान लीजिए अगर इसने हाइपर किया तो जो भी सीएच बॉन्ड हाइपर करेगा वो हवा में लटक जाएगा बिना किसी बॉन्ड के। यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पर क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। क्या सर ये वाला सीएच भी हाइपर कर सकता है? जी हां। तो यहां पर अगर अपन बात करना चाहें, अगली हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने बनेगी। आप बताइए यहां पर कितने सीएच बॉन्ड थे? 3। तो बताइए चार्ज को कितनी बार डीलोकलाइज होने का मौका मिल रहा है? कितनी बार? 3 बार। अगर मान लो इधर भी सीएच बॉन्ड होते तो इसको और डीलोकलाइज होने का मौका मिलता। तो जितने ज्यादा सीएच बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन में होंगे, चार्ज उतना ही ज्यादा डीलोकलाइज होगा। ध्यान से सुन, तेरा जीवन अल्फा एच अल्फा एच अल्फा एच में निकल गया है। एनसीईआरटी एक जगह भी अल्फा एच नहीं लिखता है। एक सिंगल जगह लिखते हुए दिखा देना कि सर यहां पर लिखा है। एनसीईआरटी हर जगह लिखता है डीलोकलाइजेशन ऑफ सीएच बॉन्ड स्टेबलाइजिंग द कार्बोकेटाइन, डीलोकलाइजेशन ऑफ सीएच बॉन्ड स्टेबलाइजिंग द कार्बोकेटाइन। तो यहां पर कितने सीएच बॉन्ड डीलोकलाइज हुए? 3। यानी कि पॉजिटिव चार्ज को कितनी बार डीलोकलाइज होने का मौका मिला है? 3।
और ज्यादा मौका मिलेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। चार्ज जितने ज्यादा एटम्स पर जाएगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो सर जितने ज्यादा सीएच बॉन्ड होते उसकी स्टेबिलिटी उतनी क्या होती ज्यादा। अब अगर अपन बात करना चाहें कुछ बातों की, अगर हमसे इसमें पूछता है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, तो बताइए कितने सीएच बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहे हैं? 3। तो आप कह सकते हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ ये वाले सी एच बॉन्ड्स। मैं अभी भी अपनी बात पर टिका रहूंगा, लेकिन मैं जानता हूं ये आपको थोड़ा सा परेशान करता है, तो आप यहां लिखते हैं नंबर ऑफ अल्फा एच, नंबर ऑफ अल्फा एच, यानी कि अल्फा कार्बन से जुड़े हुए जितने हाइड्रोजन होंगे उतनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स आपके सामने बनेंगी। इन्हें नो बॉन्ड रेजोनेंस वालों को हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन है उतने ही बनेंगी। पहला पॉइंट हमारे सामने ये रहा। दूसरा बताइए, क्या आपके हाइपर कॉन्जुगेशन से कार्बोकेटायन को स्टेबिलिटी मिल रही है? पक्का? जी हाँ। जितने ज्यादा सीएच बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन में होंगे आपका केटायन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ूंगा। पार्शियल क्यों लिखा? पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल साइड से ओवरलैप करने की कोशिश कर रहा है। ये जो लाइन है ये एनसीईआरटी की लाइन है एग्जैक्टली। दस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH bond enters into partial conjugation with unsaid p orbital। तो जरूरी नहीं है अनसेड p कार्बन पर ही हो, किसी दूसरे पर होगा तो भी CH हाइपर करना शुरू कर देगा। जैसे अगर यहां पर आपका बोरोन होता ना, तो बोरोन के पास भी क्या होता है? एक p ऑर्बिटल, वहां भी हाइपर होता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस का नहीं। हमें अपने आप को लिमिट करना है एनसीईआरटी के हिसाब से। ए, the electrons of CH bond enters into partial conjugation with p orbital। भाई बातें आप जितनी ज्यादा करोगे मैं उतनी बातें आपको कम बताऊंगा। मैं एकदम स्विच कर सकता हूं, सीधा यहीं से समझा देता, देखो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन है, धनाधन धनाधन। तेरे मॉड्यूल का कोई क्वेश्चन रुकेगा नहीं, पेपर की गारंटी है नहीं, क्योंकि मॉड्यूल में तो कितना है मुझे मालूम है ना, तो उतना तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। पेपर में क्या आना है वो किसी को थोड़ी मालूम है। मॉड्यूल तो मेरे पास है कि ये बात नहीं बताई तो ये क्वेश्चन अटक जाएगा, ये नहीं बताई तो ये क्वेश्चन अटक जाएगा। आज बताइए तो आज ही बता दे उसको, वरना कल तक ये भूल जाएगा कि बात बताई थी। आपको याद है ना, ये वाला एरो आप ऐसे स्ट्रक्चर्स के बीच में बनाते हैं जो इमेजिनरी है। क्लियर? एक ही मॉलिक्यूल की दो लुईस स्ट्रक्चर हैं आपके सामने, पर इधर वाली क्या है? ये इमेजिनरी, रियल नहीं है। लेकिन सर आपने बोला था तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में बनाते हैं, तो रेजोनेटिंग ही तो है ये। हाइपर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस। वहां आपने पाई को डीलोकेलाइज होते हुए देखा था, यहां पर सिग्मा को। इतना ही फर्क है। लिमिट क्या है सिग्मा में? केवल कौन से आप बात करो? CH। लेकिन कभी CC भी आपके डीलोकलाइज हो जाते हैं, वो भी आप ही के लेवल पर। सुलटा दिया है क्या? अब तो सुलटा दिया होगा। चलिए ये पॉइंट लिखेंगे,
नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स इज इक्वल टू, याद रहे अल्फा एच से ज्यादा इस पर ध्यान देना है, नंबर ऑफ CH बॉन्ड्स। कौन से CH बॉन्ड? जो कार्बोकेटाइन से नेक्स्ट sp3 कार्बन ने बना रखे। क्लियर? वही CH बॉन्ड। आपके चैप्टर एल्कीन की ELP में क्वेश्चन डाला हुआ है मैंने, जिसमें पूछा है हाउ मेनी CH बॉन्ड्स आर ओवरलैपिंग विद द वैकेंट P ऑर्बिटल। हाइपर कॉन्जुगेशन का क्वेश्चन है, सब पूछते हैं उस क्वेश्चन को। आप बताइए इथाइल कार्बोकेटाइन में कितने CH बॉन्ड P के साथ ओवरलैप कर सकते हैं? 3। एट ए टाइम कोई एक ही करेगा। क्लियर? अभी ये वाला कर रहा है, फिर सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन होकर ये वाला करेगा, फिर ये वाला करेगा। अब जानते नहीं दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिग्मा। तो रोटेट करके 1 by 1 सारे ओवरलैप कर सकते हैं। तो जितने CH होंगे सब ओवरलैप करेंगे। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ CH बॉन्ड्स, और आप ऐसे जीवन निकाल देते हैं नंबर ऑफ अल्फा H। अगला पॉइंट लिखेंगे, more will be the number of CH bonds in hyperconjugation. More will be the number of CH bonds in hyperconjugation. More will be the number of CH bonds in hyperconjugation. More will be the delocalization of positive charge. More will be the number of CH bond. CH कैसे लिखना हमेशा ही? More will be the number of CH bond in hyperconjugation. More will be the delocalization of positive charge. More will be the delocalization of positive charge. Hence, more will be the stability of carbocation. Hence, more will be the stability of carbocation. आपके कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। जितने ज्यादा CH बॉन्ड होंगे उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। आइए दोस्तों, यहां पर अपन खुल के बात करते हैं। मान लीजिए अगर अपन बात करें, ये हमारे सामने एक कार्बोकेटाइन दिया हुआ है। More will be the number of CH bonds in hyperconjugation. More will be the delocalization of positive charge, and more will be the stability of carbocation. एक कार्बोकेटाइन आपके सामने ये गिवन है, दूसरा कार्बोकेटाइन आप लोगों के सामने ये गिवन है। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि बताइए हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर कितने CH बॉन्ड इन्वॉल्व हो सकते हैं? पहले वाले केटाइन में, दूसरे वाले केटाइन में और तीसरे वाले केटाइन में। आपको जल्दी से जल्दी बताना है कि कितने CH बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। बताइए पहले वाले में कितने CH बॉन्ड? कार्बोकेटाइन, इधर सुनो, ये कार्बन कैसा है आपका? sp2। तो इससे आगे वाला कैसा होना चाहिए? sp3। तो ये CH, ये CH, ये CH सारे हाइपर करेंगे। इधर बात करते हैं, ये भी वही है sp3। तो आपका ये CH, ये CH, ये CH सारे हाइपर करेंगे। ये भी कैसा है आपका? sp3। तो आप बताइए ये वाला CH, ये वाला CH, ये वाला CH सारे हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे। तो यहां पर 9 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, मतलब 9 CH बॉन्ड्स आर इन्वॉल्वड इन हाइपर कॉन्जुगेशन। इधर अगर अपन बात करना चाहें तो ये आपका कैसा है? sp2। तो ये कार्बन कैसा है? sp3। ये कार्बन कैसा है? sp3। एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा, पांचवा और छठा। तो यहां पर अगर अपन बात करना चाहें दोस्त, 6 यहां पर CH बॉन्ड है विच आर इन्वॉल्वड इन हाइपर कॉन्जुगेशन। आइए अगर अपन बात करें नेक्स्ट में, ये आपका अल्फा कार्बन रहा, ये भी कौन से थे? अल्फा। क्लियर? तो यहां पर 3 आपके CH बॉन्ड है विच आर इन्वॉल्वड इन हाइपर कॉन्जुगेशन। आप बताइए यहां पर कोई सा भी CH बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं कर पाएगा। इससे समझिए, इधर ध्यान दे, जिस कार्बन पर पॉजिटिव है ना उसका CH हाइपर नहीं करता है, उससे नेक्स्ट कार्बन का CH करता है। तो यहां पर एक भी CH बॉन्ड नहीं है जो हाइपर करे। तो अगर मुझे स्टेबिलिटी कंपेयर करनी पड़ी तो सबसे ज्यादा स्टेबल पहला, क्योंकि इसमें ज्यादा CH बॉन्ड कॉन्जुगेशन में चार्ज को ज्यादा डिलोकलाइज होने का मौका मिलेगा। इसमें कितने हैं? 6, और इसमें कितने हैं? 3। तो ये आपके सामने किसका ऑर्डर आ गया है? स्टेबिलिटी का। पता है एनसीईआरटी ने स्टेबिलिटी ऑर्डर जहां हाइड्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन समझाया ना, वही फेंक दिया है। एनसीईआरटी बात सारी करता है लेकिन अलग अलग जगह पर बात करेगा कि बताऊंगा सारा, लेकिन एक प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं बताऊंगा। तू सेट कर लेना सीक्वेंस के अंदर। अभी इसके बाद एक और सॉल्ड एग्जांपल आएगा जो कि बहुत ही शानदार। आप एनसीईआरटी अपने पास रखें, +1 वाली आपको समझ में आता रहेगा। मैं पेज नंबर नहीं लिखवाऊंगा भाई।
जो हाइपर कॉन्जुकेशन नहीं ढूंढ पाया वो कहां से डॉक्टर बनेगा भाई। मास्टर ऐसे हो गए हैं कि हर कदम पर बच्चे की हेल्प करते, बस उसको नहीं पता चलना चाहिए कि उसको समझ में नहीं आ रहा है, नहीं पता एनसीईआरटी में, मैं ढूंढ के दे दूंगा, ये ले सारी बातें कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ए स्पीड आपकी बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई हाइपर कॉन्जुकेशन इज एब्सेंट इन मिथाइल केटाइन। एक्सप्लेन why hyperconjugation is absent in methyl cation। सोल्ड एग्जांपल एनसीईआरटी का, जिसमें एनसीईआरटी समझा रहा है मिथाइल कार्बोकेटाइन में हाइपर कॉन्जुकेशन नहीं है। एक्सप्लेन व्हाई हाइपर कॉन्जुकेशन इज एब्सेंट इन मिथाइल केटाइन। असर्शन रीजन आएगा, असर्शन इन मिथाइल कार्बोकेटाइन देयर इज नो हाइपर कॉन्जुकेशन। सही या गलत? तू ढूंढ रहा होगा रीजन नो अल्फा एच, बात ही नहीं करेगा, बात ही नहीं करेगा, क्योंकि तुझे तो अब यहां कैसे बताया जाता है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 0। एनसीईआरटी तो अल्फा हाइड्रोजन का नाम ही बोलना है तो ऐसे बोलो, यहां पर कोई भी सीएच बॉन्ड नहीं है जो हाइपर कर सके। क्यों नहीं है? ये वाले सीएच खुद क्यों नहीं कर सकते, आइए जरा समझते हैं। क्या आपको कार्बोकेटाइन की स्ट्रक्चर याद है दोस्तों? उम्मीद करता हूं आपको याद होगी, मैंने प्रॉपर बनवाया है उसकी ज्योमेट्री पर, मैंने उसके डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट इन पर बातें नहीं की है क्योंकि वो मेरे काम का नहीं है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर पर मैंने ढेर सारी बातें की हैं। और मैंने बताया था कि कार्बोकेटाइन के पास जो पी ऑर्बिटल है ये बहुत काम की चीज है भाई। यही मिथाइल कार्बोकेटाइन है क्या? अरे यही मिथाइल कार्बोकेटाइन है क्या? तो बताइए मिथाइल कार्बोकेटाइन की अगर अपन बात करना चाहें तो इसकी ज्योमेट्री होती है क्या? ट्राइगोनल प्लेनर। ये खुद के सीएच बॉन्ड ओवरलैप नहीं कर सकते, कारण क्योंकि आपके सीएच बॉन्ड जिस प्लेन में है और पी ऑर्बिटल जिस प्लेन में है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इवन नॉन पैरेलल साइड से भी नहीं कर सकता, क्योंकि जिस प्लेन के अंदर आपके सीएच बॉन्ड आए हुए ना, वो प्लेन तो इस पी ऑर्बिटल के लिए नोड का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? आप बताइए, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है क्या? और सारे सीएच बॉन्ड इसी प्लेन के अंदर है, तो चाहकर भी ओवरलैप नहीं कर सकते। असर्शन आएगा इन मिथाइल कार्बोकेटाइन हाइपर कॉन्जुकेशन इज एब्सेंट। बिल्कुल सही। रीजन क्या जाएगा? बिकॉज सीएच बॉन्ड एंड द पी ऑर्बिटल्स आर इन परपेंडिकुलर प्लेन। तो आप देखो, मैंने जब जब काउंट किया है, मैंने इस हाइड्रोजन को काउंट नहीं किया, मैंने इन दोनों हाइड्रोजन को काउंट, मैंने इन तीनों हाइड्रोजन को काउंट नहीं किया। ये आपके ओवरलैप कर ही नहीं सकते। तो पहले डायग्राम बनाएंगे और लिख देंगे CH bonds and p orbital, CH bonds and p orbital are in perpendicular plane। ये क्वेश्चन समझाता हूं बहुत सालों से, अभी ऑनलाइन में आने के बाद लोग इस क्वेश्चन पर स्टार लगवाने लगे हैं कि देखो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, मुझे भी अभी भी पता लगा है। अब अल्फा एच कम करते हैं, CH बॉन्ड ज्यादा करते हैं। सुलटा दिया है क्या? क्या ये टाइप के कार्बोकेटाइंस को स्टेबलाइज कर दोगे हाइपर से? अब तो समझ गए ना भाई, जिस पर पॉजिटिव उस पर पी होना, और इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन ही क्या है? sp3। तो इस पर पी, दोस्त जिसके पास पी नहीं है वो ना तो रेजोनेंस कर सकता है ना हाइपर कर सकता है, वो कॉन्जुकेशन में आ ही नहीं सकता, नॉर्मल या हाइपर। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, तो आपने पहला हाइपर कॉन्जुकेशन पढ़ा है कार्बोकेटाइन में, जिसमें आपने पढ़ा है कि जब आपका एल्काइल ग्रुप एक ऐसे एटम पर जोड़ दिया जाता है जिसके पास क्या होते हैं? अनसेड पी ऑर्बिटल। क्लियर? चलिए, दूसरा अपने पास आता है हाइपर कॉन्जुकेशन। हाइपर कॉन्जुकेशन इन कार्बन फ्री रेडिकल्स, इन कार्बन फ्री रेडिकल्स। हाइपर कॉन्जुकेशन इन कार्बन फ्री रेडिकल्स, आपके कार्बन फ्री रेडिकल्स में भी हाइपर कॉन्जुकेशन देखने को मिल सकता है। अगर अपन बात करें तो ये हमारे सामने है कार्बन फ्री रेडिकल। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है
कि कार्बन फ्री रेडिकल के पास भी क्या होता है, एक पी ऑर्बिटल, और पी ऑर्बिटल इस बार कैसा है, हाफ फिल्ड, एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसके बाजू में जो आपका अल्फा कार्बन है, अगर उसके पास क्या आ जाता है, sp3 ऑर्बिटल, और उसका बॉन्ड किससे बना हो, हाइड्रोजन से, तो ये कार्बन का कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp3, और ये हाइड्रोजन का कौन सा है, 1s, तो ये एक दूसरे के साथ पार्शियली ओवरलैप करने लगते हैं, और इसी का ही नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। आप बताइए, आपका जो अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो, तो ये तो कैसा है, फील्ड, और यहां पर अगर अपन बात करना चाहे पी की, तो ये कैसा है, हाफ फील्ड, इसमें हाफ फील्ड आपके सामने रहने वाला है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? अब देखो ध्यान से सुनो, अगर एक ऑर्बिटल आपका कैसा है, फील्ड, और एक कैसा है, वैकेंट, तो इंटरेक्शन स्टेबलाइजिंग होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है। अगर एक फील्ड है और एक कैसा है, हाफ फील्ड, तो भी इंटरेक्शन स्टेबलाइजिंग होती है। दो ऑर्बिटल कब इंटरेक्ट नहीं करते हैं, जब दोनों फील्ड हो, जब दोनों क्या हो, फील्ड हो, तो यहां पर आपका हाइपर कॉन्जुगेशन होने को मिलेगा। लेकिन आप जानते हैं यहां पर भी आपका CH बॉन्ड पी ऑर्बिटल के साथ पार्शियल कॉन्जुगेशन में, किसमें है, पार्शियल कॉन्जुगेशन, जो आपने केटायन में लिखा था एग्जैक्टली यहां भी लिखना पड़ेगा। तो ये तो रियलिटी, ये सच्चाई है। अगर मान लीजिए सल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं होता तो फिर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो पाता, CH बॉन्ड ही तो हाइपर करता है। चलिए, अगर सर इसको वैसे समझे, तो समझाने के लिए दोस्तों मैं इसको इस प्रकार से समझाऊंगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। यहां पर आपके सामने ये अल्काइल ग्रुप है, और आपने अल्काइल ग्रुप को किसके ऊपर जोड़ दिया है, इधर सुनो ध्यान से, इस अल्काइल ग्रुप को एक ऐसे एटम पर जोड़ दिया जिसके पास क्या है, अनसेड पी ऑर्बिटल, तो इसके CH बॉन्ड हाइपर करना शुरू कर देते हैं। क्या करना शुरू कर देते हैं, हाइपर। आपको ऐसे समझाया जाता है कि कार्बन फ्री रेडिकल से नेक्स्ट कार्बन कौन सा कार्बन होता है, अल्फा। इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, sp3। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन आपके लेवल पर इतना ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकता हूं। इधर आइए दोस्त, अगर ये आपके सामने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था और नेक्स्ट एटम पर था कौन, रेडिकल, तो क्या आपने यहां पर डिलोकलाइजेशन देखा, जी हाँ, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर आता था, एक इलेक्ट्रॉन इधर आता था, और आप बताइए इन दोनों में क्या बन जाता था, बॉन्ड, और यहां पर क्या जनरेट हो जाता था, रेडिकल। ये स्टार्ट पॉइंट और ये एंड पॉइंट, वहां पाई करता था यहां सिग्मा, कौन सा सिग्मा, CH, तो घबराने की जरूरत क्या है, ये रहा स्टार्ट पॉइंट और ये रहा एंड पॉइंट। बताइए इस बार कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, एक, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, बताइए दोनों के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड। ध्यान सुनते रहिए, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है, जी हाँ, और आप बताइए कितने इलेक्ट्रॉन थे इस बॉन्ड में, दो, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को उसको वापस मिल जाएगा। तो बताइए जब रेडिकल ने रेजोनेंस किया था तो क्या बना था, रेडिकल, और जब रेडिकल हाइपर करेगा तो क्या बनेगा, रेडिकल। वहां आपके एंड पॉइंट पर बनता था या हाइड्रोजन पर बनेगा, पीछे वाले में केटा नहीं बना, हाइड्रोजन पर ही बना। क्लियर? आप बताइए क्या सर ये वाला भी हाइपर कर सकता है, जी हाँ। क्या ये वाला भी हाइपर कर सकता है, जी हाँ। इसी प्रकार से आपके सारे CH बॉन्ड हाइपर कर सकते हैं, और आप देख रहे हो रेडिकल को डीलोकलाइज होने का मौका मिल रहा है। जितना ज्यादा डीलोकलाइज होगा इसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा, तो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन आपके रेडिकल को भी क्या करता है, स्टेबलाइज। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया? सो दिस इज द हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बन फ्री रेडिकल। नोट करेंगे, आगे बढ़ूंगा।
जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई लोगों। सुलटा दिया है क्या? नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ CH बॉन्ड्स। कौन से CH? अल्फा कार्बन पर जो है, सारे CH हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। पिछले वाले एग्जांपल ने हमें इसमें अच्छी क्लियरिटी दी है। मिथाइल केटाइन के CH बॉन्ड हाइपर में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे थे। क्या अब आगे बढ़ सकता हूं दोस्तों? चलिए लिख दीजिए, more will be the number of CH bonds. More will be the number of CH bonds. More will be the delocalization of radical. कितने हाइड्रोजन्स पर रेडिकल को डिलोकलाइज होने का मौका मिला है? 3। ज्यादा होते तो ज्यादा पर जाता। मोर विल बी द नंबर ऑफ CH बॉन्ड्स। जब भी CH लिखें तो ऐसे जरूर लिखें, more will be the number of CH bonds. More will be the delocalization of radical. Hence, more will be the stability of radical by hyperconjugation. Hence, more will be the stability of radical by hyperconjugation. कहता जितने ज्यादा CH बॉन्ड आपके इन्वॉल्व हो जाएंगे, आपके रेडिकल की स्टेबिलिटी उतनी ही क्या रहेगी? ज्यादा। किसके थ्रू? हाइपरकॉन्जुगेशन के थ्रू। तो आप बताइए, अगर मेरे पास ये वाला रेडिकल है तो इसमें कितने CH बॉन्ड इन्वॉल्व है हाइपरकॉन्जुगेशन में? बताइए कितने CH बॉन्ड इन्वॉल्व हैं इसके अंदर? पक्का? इसमें अगर अपन बात करें तो कितने CH बॉन्ड इन्वॉल्व हैं? 6। इसमें कितने CH बॉन्ड इन्वॉल्व हैं? 3। पक्का? और इसमें कितने CH बॉन्ड इन्वॉल्व हैं? एक भी नहीं। तो स्टेबिलिटी बता सकते हो, सबसे ज्यादा ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। यहां पर आपके 9 CH बॉन्ड है हाइपर कॉन्जुगेशन में। यहां पर आपके 6 CH बॉन्ड है हाइपर कॉन्जुगेशन में। यहां पर आपके 3 CH बॉन्ड है हाइपर कॉन्जुगेशन में, और उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है ही नहीं। तो ये हमने किसका ऑर्डर बता दिया है दोस्त? स्टेबिलिटी का। किसका ऑर्डर बता दिया है? स्टेबिलिटी का। सुलटा दिया है। चलिए, रेडिकल में आपको हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है, कार्बोकेटायन में देखने को मिलता है, कार्ब एनायन में देखने को नहीं मिलता है। नोट लगाकर लिख देंगे इस पॉइंट को, नोट लगाकर, ये अपना ध्यान जाना चाहिए। नोट, in case of carb anions no hyperconjugation is observed. In case of carb anions, in case of carb anions no hyperconjugation is observed. In case of carb anions no hyperconjugation is observed. मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने कार्ब एनायन है, तो यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा? नहीं होगा। सिमिलरली अगर अल्काइल ग्रुप एक ऐसे एटम पर जुड़ा हुआ है जिस पर क्या है? लॉन पेयर, तो यहां पर भी आपको हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को नहीं मिलेगा। आप कह सकते हैं नो हाइपर कॉन्जुगेशन, नो हाइपर कॉन्जुगेशन। इसीलिए जब आप चैप्टर अमीन्स में बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हो ना, तो आप हमेशा ये कहते हो प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ, कभी नहीं कहते प्लस एच इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। क्यों? क्योंकि वहां पर हाइपर लग ही नहीं सकता। अब हम थोड़ा समझेंगे क्यों नहीं। ये तो हमने याद कर लिया एक प्रकार से, लेकिन सर केटायन में हुआ, रेडिकल में हुआ, तो इसमें भी तो होना चाहिए।
आपका लोन पेयर भी तो किस में आ जाएगा, पी में, लेकिन लोन पेयर पी में आ तो जाएगा, लेकिन भाई साहब दो फील्ड ऑर्बिटल्स की इंटरेक्शन स्टेबलाइजिंग नहीं होती। मान लीजिए ये कार्बन आयन कह रहा है कि नहीं हम भी कॉन्जुगेशन में आना चाहते हैं, हम भी डिलोकलाइज होना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या कहते हो, पी में आना पड़ेगा, हम पी में आ जाएंगे। चलिए इसको पी में भेज देते हैं, डायग्राम नहीं बनाना है, इसको पी में लेकर आ गए कि ये लो सर हम छोड़ चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन का साथ, हम किस में आ गए हैं, पी में। आप बताओ ये रहा कार्बन, आप बताइए क्या यहां पर अगले वाला एक इस प्रकार से ऑर्बिटल है जिसमें हाइड्रोजन और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में बना हुआ है। अब यहां पर कॉन्जुगेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, कारण ये भी कैसा है, फील्ड, और ये भी कैसा है, फील्ड। दो फील्ड ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट नहीं कर सकते, तो ये पी में आ भी जाएगा ना तो भी हाइपर में इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हमने बोला माफी चाहते हैं आप हाइपर में नहीं आ सकते हो इवन पी में आने के बाद भी। तो फिर बोलता है तो हम कहां जाएंगे, फिर हाइब्रिडाइजेशन पे जाएंगे। तो आपके नेगेटिव और लोन पेयर का हाइपर देखने को नहीं मिलता है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? चलिए, तो ये हमने पहले वाला टाइप का क्लियर किया है, जिसमें हमें देखने को मिला है किस किस में, कार्बोकेटाइन में, और किस में देखने को मिला है, कार्बन फ्री रेडिकल, जो कि सिग्मा पी कॉन्जुगेशन था। कौन सा था, सिग्मा पी कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे दोस्त वो रहेगा सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। ए तुम डेढ़ छाना बनने की कोशिश मत क्या करो, मैं बता देता हूं, मेरे को लाला लोरी पसंद कि मैं तुम्हारी तारीफ करूं, पास तुम मेरी तारीफ करो, मैं तुम्हारी आइए बेटा जी पढ़ते हैं, आइए बेटा। जिसको नहीं पढ़ना डे 1 पर क्लियर, उसको कोई पढ़ा नहीं। अगर इन सब चीजों से सिलेक्शन होते ना तो सारे डॉक्टर बन जाते, अगर ऐसे ही मेडल्स आते ना तो इंडिया सारे मेडल ले आता। मोटिवेशन से मेडल, जिसको उठाकर क्लास तक लाने के लिए मोटिवेट करना पड़े वो क्या कद्दू डॉक्टर बनेगा? क्लियर है? उसको 10 दिन 15 दिन मोटिवेट कर सकते हो, वो एक्साइटेड स्टेट में है, वापिस लौटेगा ग्राउंड स्टेट में। तो जिस भाई को नहीं पढ़ना है दरवाजा कभी भी खोल के जा सकता है, कोई दिक्कत? ठीक है, इधर बात करने दीजिए, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। अब ये कब आपको ऑब्जर्व होगा, जब आपका एल्काइल ग्रुप किसी ऐसे एटम पर जुड़ेगा जो अनसैचुरेटेड सिस्टम का हिस्सा होगा, यानी कि एल्कीन्स, अल्काइंस और एल्काइल बेंजीन्स। लेकिन एनसीईआरटी ने एल्काइंस का कोई डिस्कशन नहीं किया, तो हम भी नहीं करेंगे, लिमिट करेंगे अपने आप को। तो इसमें पहला आपको देखने को मिलेगा हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन्स, हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन्स। एल्कीन्स के अंदर हम हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करेंगे। ये हमें समझाना चाहता है दोस्त, एनसीईआरटी ने सारे ऑर्बिटल डायग्राम बनाए हैं। अगर आपके पास गलती से एनसीईआरटी हो तो आप देख लेना, +1 की एनसीईआरटी पार्ट 2 के तो कवर पेज पर हाइपर का स्ट्रक्चर बना रखा है। तो वो आपको आसान लगता है, आसान है नहीं। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो सभी कार्बन्स की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, अभी तक डबल बॉन्ड आएगा sp2, ये कार्बन हमारे सामने sp3 आएगा। यहां पर वेज पर क्या है, डैश पर क्या है, अभी हमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। आइए, अगर मुझे एल्कीन बनानी है तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड तो बनाना ही, और सब जानते हैं आपका पाई बॉन्ड p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है। ए भाई ध्यान से सुन ले, अभी तक भी जब भी आपका एल्काइल ग्रुप जुड़ा था ना तो उस एटम पर p था, केटाइन के केस में भी था, रेडिकल के केस में भी था। एनायन के पास नहीं था तो नहीं हो पाया हाइपर, लोन पेयर के पास नहीं था तो नहीं हो पाया हाइपर। क्लियर? तो इस एटम के पास p है, अब हाइपर करेगा देखना। तो यहां पर आपका ये जो कार्बन है इसका बॉन्ड बना होगा हाइड्रोजन के साथ, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कंपलसरी है, क्या होने चाहिए, sp3, और ये कार्बन कैसा आपका sp2। आप इजीली याद रखने के लिए कह देते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन कौन सा है, अल्फा। क्लियर? तो ये अल्फा कार्बन पर बना हुआ हाइड्रोजन है, यहां पर कौन है, हाइड्रोजन। ये कार्बन ऑर्बिटल कौन सा यूज में ले रहा है, sp3। तो यहां पर भी आपको इस प्रकार की ओवरलैप देखने को मिलती है। इन p ऑर्बिटल्स के साथ आपका ये फील्ड ऑर्बिटल जो है वो नॉन पैरेलल साइड से ओवरलैप करने की कोशिश करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। आप एक बार फिर से देखो,
कौन से CH बॉन्ड ने यहां पर इन्वॉल्व होने की कोशिश की है? जो कार्बन sp2 है उन्होंने नहीं, कौन से वाले ने? sp3। तो ये आपका हो गया। अगर हम इसको इस प्रकार से दिखाएं तो कार्बन कार्बन में क्या है? ये डबल बॉन्ड। पक्का? जी हाँ। और यहां पर आपने क्या जोड़ दिया है? एल्काइल ग्रुप। तो इस एल्काइल ग्रुप का ये CH बॉन्ड अब किस में आने वाला है? हाइपर कॉन्जुगेशन में। ये वाले CH हाइपर नहीं करेंगे, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन जो कि कैसा है? sp3, उस पर लगे हुए CH बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन में आएंगे। अगर मैं आपसे पूछ लूं इथीन मॉलिक्यूल में हाइपर कॉन्जुगेशन है क्या? अरे इथीन मॉलिक्यूल में हाइपर कॉन्जुगेशन है क्या? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? अगर तूने ये बोला कि इसके पास अल्फा एच नहीं है तो कोई सुनेगा ही नहीं। ये तो तूने जुगाड़ बनाया है। ए भाई ध्यान से सुन, इसके जो पी ऑर्बिटल है और जो CH बॉन्ड है दे आर इन परपेंडिकुलर। ये CH उनके पी के साथ इंटरेक्ट कर ही नहीं सकते। कौन सा करेगा? इससे नेक्स्ट। इसीलिए बार बार कह रहा हूं ये sp3 होना, क्योंकि ये CH बॉन्ड और ये पी तो परपेंडिकुलर प्लेन में। आप जानते हैं अगर सारा मॉलिक्यूल ये वाला किसमें है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो बताइए ये पी कहां पर है? वर्टिकल। तो ये इंटरेक्ट ही नहीं कर सकते उसके साथ। तो डबल बॉन्ड वाले नहीं, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट sp3 कार्बन पर लगे हुए H किस में इन्वॉल्व होते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली क्लास। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 506 के बाहर अवेलेबल रहूंगा मैं, आपके जो भी डाउट हो आप आके पूछ सकते हैं। जब तक आप डाउट पूछोगे तब तक बताता रहूंगा। तो डाउट टाइम आपका 506 के बाहर रहेगा।